पार्टीशन लिटरेचर की एक वन ऑफ द फेमस राइटर और द फीमेल राइटर यानी पाकिस्तानी एंड लाहौरियन आप बोल सकते हो द फीमेल राइटर बापसी सिद्धवा। आज इनका वर्क हम करेंगे और जो वर्क का नाम है आइस कैंडी मैन है। अच्छा, आइस कैंडी मैन के नाम से भी मिलेगी आपको ये वर्क और क्रैकिंग इंडिया नाम से भी मिलेगा। तो पार्टीशन लिटरेचर का ये पार्ट है। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके डिफरेंट और मीडिएट ट्रेसेस करेंगे और इसके साथ साथ बहुत सारे स्लाइड्स हैं जिसके थ्रू आपको जाना है, बिल्कुल नहीं है। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़, है ना, रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर करो। अच्छा, 11:55 अगर हम यहाँ पे देखें 11:55, ये बात कर रहा हूँ मैं 14th ऑफ अगस्त और 15th ऑफ, ठीक है, तो यानी 14th ऑफ अगस्त रात के 11:55। ठीक है, यहाँ पे एक फेमस स्पीच है जिसको डिलीवर किया था अगेन पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे फर्स्ट पीएम रहे थे। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो फेमस स्पीच दैट इज कॉल्ड अ ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, TRYST, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। तो इसकी अगर आपको पता हो या फिर आपके सिलेबस में हो, 12th क्लास में पॉलिटी की बुक में भी है ये, अगर आपके सिलेबस में रहा होगा तो आपको ये पता होगा, वन ऑफ द फेमस स्पीच। अगर नहीं है तो फिर भी देख लो यहाँ पे 11:55 को, यानी नेहरू जी ने डिक्लेयर कर दिया कि अब इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग सेपरेट नेशन फॉर्म होंगे। ठीक है, और टू नेशन थ्योरी जो है मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जिनके स्टार्टिंग से जिनके अंदर ये था कि 1913 से ही कि एक सेपरेट नेशन चाहिए, दैट इज़ द पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान की डिमांड थी वो जिन्ना लेके चल रहे थे। और दूसरी तरफ 11:55 को यानी 14 अगस्त 11:55, इस टाइम पे जो स्पीच दी गई थी द ट्राइस विद डेस्टिनी, जिसकी फेमस जो लाइन है वो आपने सुनी होगी अगर, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स एंड द इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। ठीक है, ये जो फेमस लाइन है, इसके बाद जो है फाइनली इंडिया और जो पाकिस्तान है, ये दोनों अलग अलग जो है फाइनली नेशन फॉर्म होते हैं। माउंट बेटन थे उस दिन, और एक तरफ जिन्ना और एक तरफ हमारे नेहरू। ठीक है, जिन्ना जहाँ पे 1940 से उनकी डिमांड बढ़ चुकी थी फॉर द सेपरेट नेशन, दैट इज़ द पाकिस्तान। और यहाँ पे नेहरू एक सोशलिस्ट और बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी जो कि इंडिया को एज एन लीड कर रहे थे। और बीच में जो हमारे पास है माउंट बेटन, जो कि अपने पावर को ट्रांसफ़र कर रहे थे, यानी ब्रिटेन 1947 के एक्ट के थ्रू जो ब्रिटिशर की जो पावर है उन्होंने वो पास कर दी दो अलग अलग नेशन में, फॉर द पाकिस्तान एंड द सेकेंड इज़ फॉर द इंडिया। ठीक है, तो यानी हम आइस कैंडी मैन को इसी एंगल और भी अलग अलग जो है कलरफुल लेंसेज के थ्रू हम देखने वाले हैं। तो वापसी से दुआ, क्योंकि पार्टीशन लिटरेचर का पार्ट है, तो जो टर्मोइल जो है और जो ट्रॉमा लाइक कंडीशन थी 14 एंड 15 ऑफ अगस्त को, इधर से उधर लोग गए, उधर से इधर आए, रेप और साथ ही साथ इतने ज़्यादा जो लूट पाट मची, उसके ऊपर जो बेस राइटिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल राइटिंग है, हिस्टोरिकल सेंस पे इसको पूरे ग्रूव किया गया है। अब हम शुरू करते हैं तो एंड तक जाएंगे, यानी 74 और 75 स्लाइड्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से उल्टे चले जाओ, नहीं, ठीक है, इसमें एंड तक टिके रहना, बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा विद आंसर राइटिंग टिप्स। अब शुरू करते हैं फटाफट। बट तो वापसी से दुआ एक पाकिस्तानी फाइनेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज नॉवलिस्ट, बिल्कुल सही, पाकिस्तानी आज राइटर है हमारे पास और इंग्लिश नॉवलिस्ट यानी, और इंटरनेशनल राइटर है, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले इन्हें, जैसे आप बोल सकते हो प्रेस्टिजियस अवार्ड जैसे सितारा ए इम्तियाज़, ऐसे पाकिस्तानी हाईएस्ट नेशनल ऑनर इन आर्ट्स जिसे 1991 में मिला इन्हें। और ऐसे ही ली बर्टोप्रियस, अगर मैं इसे प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा तो कोई नहीं, ऐसे ही लीला वॉलेस रीडर्स एंड द डाइजेस्ट रीडर्स अवार्ड, ऐसे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। पर हमें यहाँ देखना है दैट शी इज़ द ऑथर ऑफ द 5 novels and her third novel that is the Ice Candy Man written in 1988 in the USA it was published as a Cracking India। चाहे आप आइस कैंडी मैन बोलो चाहे क्रैकिंग इंडिया बोलो, दोनों सेम मतलब है। इट मीन द क्रैकिंग, इट मीन द फॉल्ट, और ये वो फॉल्ट नहीं है, इट मीन्स अ डिमार्केशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, दो अलग नेशन निकल के आ रहे हैं। द नॉवल डील्स विद द प्री पार्टीशन एंड द पोस्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन, पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के बाद, इसलिए आपको इतना तो पता ही चल गया होगा कि यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाला है आपके पास दैट इज द पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आना के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। द नॉवल डिपिक्ट्स द हॉलोकॉस्ट ऑफ द पार्टीशन, पार्टीशन के टाइम पे जो कुछ हुआ, इतना ज़्यादा मार धाड़, भागना, इधर उधर जाना, रिफ्यूजी कंसंट्रेशन कैंप्स वगैरह ये सब, एंड विदाउट द मॉर्बिडिटी और द सेंसर, बहुत ही खूबसूरत लाइन है। शी नॉट ओनली डिपिक्ट्स द कम्युनल राइट्स ही नहीं दिखाया गया, जबकि साथ साथ द वाइटल रोल ऑफ द पार्टीशन, बट ऑल्सो हाउ द वुमेन इन ऑल द कम्युनिटीज़ वर यूज टू प्ले मटीरियल, कि वुमेन को किस तरह से
एज एन प्ले मटेरियल, एज एन सेक्सुअल टॉय की तरह उनके साथ बर्ताव किया गया। तो हम ये भी देखेंगे दैट वल्नरेबल जो ईजिली अटैकेबल होती है, यानी अगर हम बात करते हैं तो आउट ऑफ स्ट्रीम, जो मेन स्ट्रीम से बाहर है, दैट इज द सबाल्टन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको समझने वाले हैं। यहाँ से हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है क्योंकि पूरी हम एक तरह से हिस्ट्री को ही ट्रेस कर रहे हैं, और हम सोशल डायमेंशन साथ साथ पॉलिटिकल डायमेंशन, बेसिकली आपको जो मेन यहाँ पे मिलने वाला है दैट इज़ द पॉलिटिकल स्टेट, और उसके साथ साथ जो है पॉलिटिकल के साथ साथ सोशल डायमेंशंस भी हैं, और इमोशनल और वो जो ट्रॉमा लाइक कंडीशन है उसको भी हम डील करेंगे। तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं इस वर्क का। The Cracking India Study Guide, the first published as an Ice Candyman 1988, is also known as the Cracking India, tells the story of the partition of India. ठीक है, the historical event occurred in 1947, जो हमें पता है दो अलग अलग नेशन जो है वो सेपरेट होते हैं, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। इस पूरे ग्लोब में दो अलग नेशन दिखने वाले, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। जो अखंड भारत का सपना था अब वो यहाँ पे अलग हो रहा है। द स्टोरी इज टोल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द लेनी सेठी। ठीक है, इसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। एक 4 साल की लड़की दिखा रखी है इसमें, और ये बड़ी भी होती जाएगी, और ये देखें कि किस तरह से जो है जो पहले जो लोग थे वो कैसे थे, और पार्टीशन के टाइम पे कैसे हो गए, और पार्टीशन के बाद कैसे हो गए। ठीक है, तो ये देखने 4 ईयर ओल्ड जो गर्ल है जिसका नाम है लेनी सेठी, इसके पर्सपेक्टिव से हम देखने वाले हैं, और हु लिव्स इन द पंजाबी सिटी ऑफ द लाहौर। तो ये कहीं ना कहीं इज़ एन रिफ्लेक्शन ऑफ वापसी से दुआ, ये उनका रिफ्लेक्शन है। ये खुद ही कहीं ना कहीं बाप से सिद्धवा है जो बता रही है कि किस तरह से उन्होंने किस लेंस को होल्ड किया था, किस तरह से उन्होंने वो ट्रॉमा लाइक कंडीशन देखा था, और उसी को मेंशन किया गया है लेनी सेठी के द्वारा। ठीक है, शी डिस्क्राइब हर फैमिली एंड द कलरफुल ग्रुप ऑफ द सूटर्स ऑफ द वेरियस रिलीजियस बैकग्राउंड हु गैदर अराउंड द ब्यूटीफुल एंड द कैरिस्मेटिक नैनी दैट्स आया। अच्छा, 4 साल की एक 4 साल की जो लड़की है इसकी एक आया है जो घर में काम वाम करती है। ये आया बहुत खूबसूरत है, और इसकी तरफ अलग अलग रिलीजियस सेक्ट के लोग जो है वो मरा करते थे, यानी कुछ मुस्लिम, कुछ पारसी, कुछ जोरास्ट्रियन यानी पारसी एक ही हो गए, हिंदू, सिख, ये सारे लोग जो है आया पे मरते थे। पहले ये सारे लोग मिल के रहते थे, और आया क्योंकि खूबसूरत थी तो उसको उसको उसके ऊपर एक तरह से लाइन मारते थे ये सब। ठीक है, तो वो 4 साल की लड़की उस समय तो नहीं समझती थी, पर हाँ उसे समझ आ रहा था कि आया खूबसूरत है, ये सब अलग अलग आके जो है वो इसके ऊपर मर रही है। और इन्हीं में से एक जो मरता था दैट इज़ द आइस कैंडी मैन, जिसका नाम जो है एज एन टाइटल की तरह काम कर रहा है। पर एंड में हम देखेंगे किस तरह से कितना ज़्यादा एक रिलीजियस फैक्ट और कितना ज़्यादा नेशनैलिटी जैसा कंसेप्ट अंदर जाता है और इंसान बदल जाता है, तो वो देखने को मिलता है। फ्रॉम फ्लैट टू राउंड कैरेक्टर किस तरह से शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, इंडिया मूव्स क्लोजर टू दी बीइंग द स्प्लिट टेंशन बिटवीन दो बड़े बड़े जो है वो बन रहे हैं, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान, वो हमने बात कर ही ली है। तो वापसी सिद्धवा एक पाकिस्तानी अमेरिकन नॉवलिस्ट है, बिल्कुल लाहौर में जन्म हुआ है तो पाकिस्तानी हो गई, और अमेरिकन नॉवलिस्ट क्योंकि बाद में अमेरिका में जाके सेटल हो गई थी, वहीं से इस वर्क को पब्लिश करवाया गया है। नाम वैसे नॉर्मली हमें पता है जैसे क्रैकिंग इंडिया, पर वैसे जो नाम है वो हमारे पास जो वर्क में दैट इज द आइस कैंडी मैन। ऑल्सो लाइक द लैनी शी सफर्ड फ्रॉम द पोलियो। तो पोलियो, वापसी सिद्धवा को पोलियो रखा है, और जो लैनी एज एन कैरेक्टर है जो उसमें दिखा है, मैंने जिसको बोला दैट इज अ कोर रिफ्लेक्शन ऑफ वापसी सिद्धवा, तो समवॉट लाइक एन ऑटोबायोग्राफिकल सेंस है यहाँ पे। तो वो ये जो है यानी वापसी सिद्धवा भी पोलियो उनके भी हो रखा है, और सेम ऐसे ही लेनी सेठी के भी इस जो वर्क में दिखाया गया एज एन कैरेक्टर उनके भी है। तो एंड वॉज अ पार्ट ऑफ द लाहौर स्मॉल पारसी कम्युनिटी से हैं ये, जो कि हम बोल सकते हैं दैट्स अ फॉलोवर द जोरास्ट्रियन रिलीजन सेक्ट। एंड एक्सपीरियंस द वॉचिंग द लाहौर किस तरह से बदल गया, पहले लाहौर क्या था, और इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम पे किस तरह से वहाँ पे ज़्यादा ब्लड शेड होना शुरू हुआ, एक तरह का होमोसाइड होना शुरू हुआ, और कितने ज़्यादा जो है होलोकॉस्ट जैसी सिचुएशन आने लगी, और एक दूसरे को काटने मारने के लिए हिंदू मुस्लिम तैयार थे, इवन सिख। ठीक है, तो वो सारा सीन इसमें दिखाया गया है। है जो हम मानते हैं जैसे ट्रेन टू पाकिस्तान बाई खुशवंत सिंह, अगर आपके सिलेबस बाई का वन ऑफ द ब्यूटीफुल राइटिंग, ऐसे सलमान रुश्दी की मैजिकल रियलिज्म का एक परफेक्ट एग्जांपल द मिडनाइट चिल्ड्रन। ऐसे क्रैकिंग इंडिया इज़ ए यूनिक इन दैट ए नरेटर इज़ ए यंग गर्ल, इसमें नरेटर यंग गर्ल है जो हमारे पास आज कर रही है जिससे हम डिस्कस द नॉवल को, जिस नॉवल को आइस कैंडी मैन को स्पेसिफिकली फोकस इज ऑन हाउ द पार्टीशन इफेक्टेड द वुमेन्स लाइफ। अगर हम मेन बात करें तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से भी इस राइटिंग को ध्यान रखना है कि पार्टीशन का वुमेन के ऊपर कितना असर आया।
देखो वुमेन एक तो जेंडर वाइज जो है वो सब्जुगेट मानी जाती है, एक तो जेंडर का सब्जुगेशन देखने को मिलता है। तो अगर हम फीमेल को लेयर ऑन लेयर अगर हम नीचे की तरफ ग्रूव करना शुरू करें तो फर्स्ट लेयर जेंडर, जेंडर के बेस पे जो है आपको पता है पेट्रियार्कल डोमिनेंट सोसाइटी होती है तो फीमेल को वैसे सब्जुगेट माना जाता है। तो फर्स्ट सब्जुगेशन ये हो गया। सेकंड कंट्री और नेशन, जो पॉलिटिकल सिनारियो के थ्रू इंडिया एंड पाकिस्तान, तो जो नेशन कमज़ोर होता है वहाँ की फ़ीमेल और ज़्यादा दब जाती है। थर्ड, कोई और अगर कॉलोनाइज कर रहे सो कॉल्ड द ब्रिटेन। अब ब्रिटेन ने इंडिया एज एन कॉलोनी थी ब्रिटेन की विद पाकिस्तान, तो अगर कोई सुपीरियर कंट्री और आ जाए तो इनका फर्दर कॉलोनाइजेशन हो जाता है, कॉलोनाइजेशन और सब्जुगेशन हो जाता है फीमेल का। तो फीमेल एक सिंगल लेयर से हम नहीं बोल सकते ग्रूव्ड है, या मल्टीपल लेयर से वो जो है सब्जुगेट करवाई जाती है, समाज में बहुत इन्हें दबाया जाता है। इसीलिए फीमेल एज एन वल्नरेबल पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट है। क्रैकिंग इंडिया इज ऑन बीबीसी न्यूज़ लिस्ट 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नॉवल में भी आती है, एंड द न्यूयॉर्क टाइम्स नेम द नॉवल एज वन ऑफ द नोटेबल बुक्स ऑफ द ईयर। क्रैकिंग इंडिया ऑल्सो एंड द बाप्सी जर्मनी प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड भी मिला है। एंड ऑल्सो इन इंडो कैनेडियन फिल्म मेकर दीपा मेहता ने इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई है, दैट इज द अर्थ 1998। In 2005, the novel made the news in the US and when a complaint was filed Florida, एक आधी बारी कंप्लेन भी रखा गया है इसके ऊपर के पोर्नोग्राफिक सीन दिखाए गए इसके पर, वो बाद में हटा दी गया। उसके बाद भी ये नॉवल जो है स्कूल वूल सब जगह अलाउड कर दी गई थी। की फैक्ट्स और देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग हम, क्योंकि यार स्लाइड्स बहुत ज़्यादा है, आई थिंक अराउंड 78 और 79 है, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ से आप उल्टा भाग जाओ, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कवर करवाऊँगा। पर हाँ, अगर आपने ये सारा कुछ देख लिया तो आपसे एग्ज़ाम में कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपको नहीं आता हो। चलो जॉनरा चेक करते हैं, तो हिस्टोरिकल फिक्शंस राइटिंग है और नॉवल है, पर फिक्शन है बट स्टिल डिज़ाइन किया गया, दैट इज़ द रियल पार्ट। ये आप भी जानते हो, द 14 एंड 15 ऑफ अगस्त, और ये जो इतना बड़ा ये जो पार्टीशन हुआ और इतना बड़ा डिमार्केशन एज एन फॉल्ट, जोग्राफी की भाषा में अगर बोलूँ, दो अलग अलग बड़े बड़े देशों को डिमार्केट किया गया है और हर चीज़ बांटी गई है, तो ये हमें एक फिक्शन तो है बट स्टिल इट इज़ अ हिस्टोरिकल फिक्शन और नॉवल है। सेटिंग और कॉन्टेक्स्ट की बात करते थे, मेजॉरिटी ऑफ द नॉवल टेक प्लेस इन लाहौर बिटवीन 1943 एंड 48। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। 1943 से लेके 1948 लाहौर के में पूरा सीन को सेट किया गया। द सिटी इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया व्हेन स्टोरी बिगिंस एंड बिकेम इन पाकिस्तान, ये हमें पता ही है। और का सीन शिफ्ट होता रहेगा, कई बार सेठी के हाउस होल्ड पे जाएगा, कभी वारिस रोड पे, कभी ग्रैंड मदर हाउस पे, कभी क्वीन पार्क पे। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस इतना ध्यान रखना फ्रॉम 1943 टू 1948 है। नरेटर एंड पॉइंट ऑफ व्यू हमें पता है, लेनी के फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, वो 4 साल की लड़की, और जो एक्शन इज नरेटेड प्रेजेंट टेंस एंड हाउ एट द टाइम्स लेनी स्पीक्स ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ द 40 ईयर्स लेटर। 40 साल तक जब वो बढ़ती जाएगी, 4 से 40 तक पहुंचने वाली है, तब तक हम इसको डिस्कस करने वाले, यानी 4 to 40 ईयर्स, ठीक है, यानी अराउंड 36 ईयर तक का उसका एक्सपीरियंस हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से या उसके लेंस के थ्रू हम देखने वाले हैं, ये इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन उसके बाद का। The only section not told from the Lenny's perspective is the Rana story। जो राना स्टोरी है चैप्टर नंबर 25 में, वो लैनी के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रखी, बाकी पूरा जो है हम लैनी के थ्रू ही देख रहे हैं इसको। अच्छा, इसका हाँ, क्योंकि हिस्टोरिकल राइटिंग है तो आपको क्लाइमेक्स 100% मिलेगा, हम इसमें एंटी क्लाइमेक्स को सेट ही नहीं कर सकते। आगे क्या होगा, दैट इज़ कॉल्ड एंटी क्लाइमेक्स, क्योंकि हमें पता होगा, अगर आप मेरे चैनल पे हो और आपने मेरी वीडियोस देखी होगी तो मैंने बताया जैसे दिस इज़ कॉल्ड द राइजिंग एक्शन, इसे बोला जाता है राइजिंग एक्शन। जो हमारे इसमें सीन्स जो होते हैं जब उठते रहते हैं, अलग अलग कंसेप्ट ऐड होते रहते हैं, दिस इज़ राइजिंग एक्शन। जहाँ से ये सारे कंसेप्ट सॉल्व होने लग जाए, दिस इज़ फॉलिंग एक्शन, ये फॉलिंग एक्शन होता है। अगर हमने राइजिंग एक्शन और फॉलिंग एक्शन को बराबर रख दिया तो हम बोलेंगे हाँ क्लाइमेक्स मीट हो गया, यानी जो जो दिमाग में उलझने थी वो सारी सुलझ गई, तो ये हो गया। तो हम जब हिस्ट्री के हिस्टोरिकल वर्क को, किसी भी हिस्टोरिकल वर्क को करते हैं तो हमें पता है यार वो 50-60 साल पुरानी चीज़ें हमने देख लिया, राइजिंग एक्शन ये, फॉलिंग एक्शन ये हुआ। पर अगर कोई ऐसी राइटिंग लिखने वाले हो आप जिसमें कि अगर आप फॉलिंग एक्शन जो है वो कम हो, जैसे राइजिंग एक्शन ज़्यादा और फॉलिंग एक्शन कम, यानी यूं और ये यूं, यहाँ पे एंड कर दिया आपने, दोनों को बराबर नहीं किया, आपने यहाँ पे एंड कर दिया, इसका मतलब अब आगे क्या है, आपने ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रीडर की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह की राइटिंग 1960s या साइको बेस्ड राइटिंग होती है, या और भी हम बोलते हैं जो अलग अलग कंसेप्ट पे डिज़ाइन होती है, साइंस की साईफाई राइटिंग जिसे कहते हैं, साइंस की बेस्ड राइटिंग होती है, उन सब में होता है। तो राइजिंग एक्शन और फॉलिंग एक्शन बराबर हिस्टोरिकल राइटिंग में 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि आउटकम हम देख चुके हैं।
पर और इसीलिए क्लाइमेक्स सीन देखने को मिलता है, नहीं तो राइजिंग एक्शन अगर ज़्यादा हो फॉलिंग एक्शन से तो एंटी क्लाइमेक्स मीट होता है, पर यहाँ क्लाइमेक्स है क्योंकि हिस्टोरिकल राइटिंग है। और यहाँ पे और भी है, जैसे कि द फोर शेडोइंग की बात करें, व्हेन द कजन शो द लैनी द स्कार ऑफ जेनिटल आफ्टर द हर्निया ऑपरेशन शी इमेजिन द रेड स्कॉपल स्कार रनिंग। अच्छा, ये हम बाद में कवर कर लेंगे इसका मतलब क्या है, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो राइटिंग है इस क्लाइमेक्स होगा, कोई भी हिस्टोरिकल राइटिंग है उसके अंदर क्लाइमेक्स होता ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ से हम समरी को डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा देख लेना समरी, थोड़ा सा क्या पूरा ही देखना वैसे तो, और मैं जल्दी जल्दी कवर करवाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई भी अगर इसके रिगार्डिंग कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज़ नीचे यार कमेंट्स जरूर करना, और कमेंट्स जरूर किया करो वैसे भी, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, क्या मुझे ऐसे ही पढ़ाते रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है, बहुत ही सिंपल कहानी है, इतना फ्यूज़ हो जाओगे, बहुत ही सिंपल है। देखो, नाम से क्रैकिंग इंडिया है तो आप यहाँ पे आइस कैंडी मैन भी लिख सकते हो। टेक्स प्लेस 1943 से 48, ये तो हमें पता ही है। लाहौर में सीन को सेट किया गया है। अच्छा, लाहौर उस समय ब्रिटिश रूल के अंडर था, पर 1947 के बाद से पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, ये भी सबको ही पता है। इस कहानी को हम देखने वाले हैं लेनी सेठी के थ्रू, जो कि 4 साल की एक लड़की है और जिसको पोलियो हो रखा है, और उसकी फैमिली जो है वो अपर मिडिल क्लास में आती है, यानी फैमिली अच्छी है, मतलब मोटी फैमिली है, पैसे वाले हैं। और जहाँ रहती है जिस शहर में, लाहौर में, वहाँ पे काफ़ी अलग अलग धर्म के लोग भी रहते हैं, जैसे हिंदू भी वही हैं, सिख भी वही हैं और मुस्लिम भी वही हैं। पर लैनी जो है वो पारसी है, ठीक है। पारसी इसमें दिखाया गया, पारसी एक माइनॉरिटी है, और ये जोरास्ट्रियन के थ्रू थे, और ये भाग के आए थे अराउंड 8 to 9 CE। उस जब ये पर्शिया में है, जिस समय की परसिक्यूशन हो रहा था, रिलीजियस परसिक्यूशन, धर्म के नाम पे इन लोगों को काटा जा रहा था, तो वहाँ से भाग के इधर आ गए, फिर इंडिया में सेटल हो गए। और बाकी जो फैमिली है वो आपको इसमें, फैमिली इनकी अच्छी खासी एक टाइट निट फैमिली है, यानी अच्छी बने एक बड़ी फैमिली है, ठीक है। और जिसमें कि मॉम डैड भाई है इनका आदि, और आंट भी है, कज़न भी है, गॉड मदर है, गॉड मदर की सिस्टर है, यानी एक अच्छी खासी बड़ी फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली यहाँ देखने को नहीं मिलती है हमें, एक बड़ी अच्छी खासी फैमिली मानी जाती है वो है, क्योंकि देख रहा होगा यहाँ पे जॉइंट फैमिली, दैट इज़ कॉल्ड द टाइट निट फैमिली, ठीक है, इस तरह की है। अच्छा, वहाँ पे कुक भी है, कुक भी रख रखा है इन्होंने, जिसका नाम क्या है, इमाम दीन, ठीक है, और गार्डनर भी है। तो इमाम दीन एक कैरेक्टर है इसमें, तो ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है, और इसका आगे रोल भी आने वाला है। तो बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, पहली वाला तो इसमें कुछ ध्यान रखने की है नहीं है, नॉर्मल पता ही होगा आपको। चलते हैं ऐसे। अब देखो, लैनी लैनी आया सबको पता ही होगा, जो काम वाली होती है, जो घर में सब कुछ देखती है, तो लैनी बहुत ज़्यादा क्लोज ही आया, कि आया कोई नैनी भी बोलते हैं, यानी जो उसकी देख देख भी करती थी और घर के काम भी करती थी। तो थैंक्स टू आया, आया को थैंक्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आया के थ्रू ही लैनी को हर एक के बारे में पता चलता था, यानी चाहे हर एक के बारे में, मतलब हर क्लास के बंदों के बारे में। अमीरों को तो ये जानती ही थी, पर जो गरीब हैं, पुअर और जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, वो इससे मिलने आते थे आया से, तो उसके थ्रू लैनी भी जानती थी उन्हें। और मिलने क्यों आते थे, क्योंकि वो सब इसको पसंद करते थे, एक तरह से लाइन मारने आते थे आया पे, क्योंकि आया बहुत ही खूबसूरत थी। अलग अलग सूटर्स आते थे, चाहे वो जू अटेंडेंट हो, चाहे वो नाइफ शार्पनर हो, चाहे वो मनी लेंडर हो, चाहे पॉप्सिकल सेलर। अच्छा, पॉप्सिकल का सिंपल मतलब होता है आइसक्रीम, या फिर हम बोल सकते हैं वाटर आइस ऑन ए स्मॉल वुडन स्टिक, यानी यार वो ऐसे वाले बर्फ़ वाला जो होता है, जो आइसक्रीम होता है, ठीक है, वो वाला। तो वो सब आते थे, और जो मतलब वो सब आते थे किसको पसंद करते थे, वो आया को, क्योंकि आया बहुत ही खूबसूरत थी, तो इसीलिए नाम रखा गया आइस कैंडी मैन। यानी आइस कैंडी मैन का सिंपल मतलब है एक मैन जो कि आइस कैंडी बेचता है, यानी बर्फ़ के जो आइसक्रीम बेचता है वो। तो वो आता था वहाँ पे भी, और इसी के नाम पे नॉवल का भी नाम है। यहाँ पे मुस्लिम लोग भी आते थे, सिख लोग भी आते थे, हिंदू भी आते थे, सब आते थे आया के पास, और सब कोई आया पे लाइन मारते थे। आया के थ्रू ही जो है लैनी को पता चला, लैनी को सेक्सुअलिटी के बारे में, और ये भी पता चला कि वुमेन किस तरह से कई मर्दों का ध्यान अपनी तरफ होल्ड कर सकती है, और वुमेन के पास एक पावर होती है कि वो किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती है। और आया जब भी जाती थी पार्क में, तो कई सारे अलग अलग जो है उसके पास आते थे, तो वहाँ से भी उससे पता चलता था कि वुमेन के पास सच में पावर होता है, और वुमेन को देख के जो है मर्द लोग जो है वो आते थे। और यहाँ पे भी बताया गया कि लैनी ने बताया कि किस तरह से उसे पोलियो है, और एंड द मैनी सर्जरीज एंड द डॉक्टर विजिट दैट शी मस्ट इंड्योर, और कई सारे जो है डॉक्टर्स आते थे और उसको वो दर्द सहना पड़ता था पोलियो का।
शी लव्स हर पेरेंट्स में बता रखा है लेनी अपने पेरेंट्स को प्यार करती थी। एंड लेनी एंजॉयज द विजिटिंग द हाउस ऑफ हर गॉड मदर हु इज ऑलवेज आर्ग्यूइंग विद हर यंगर सिबलिंग नोन एज द स्लेविश सिस्टर। यानी इसको हटा सकते हो आप, नॉर्मल सी बात है कि यहाँ ये बताया गया बस आया और आया के सूटर्स जो अलग अलग आते थे वो किस किस फील्ड से थे, फील्ड नहीं बेसिकली किस किस रिलीजन के थे और वो उनका प्रोफेशन क्या था वो सब। और उन्हीं सूटर में से एक आता था जिसका नाम था आइस कैंडी मैन और जिसे पॉप्सिकल सेलर भी बोलते हैं, तो वो आता था और सब अलग अलग धर्म के लोग आते थे। और इससे पता चला लेनी को आया के थ्रू पता चला कि फ़ीमेल किस तरह से मेल को अट्रैक्ट करती है और फीमेल के पास एक अट्रैक्शन पावर है कि वो मेल को अपनी तरफ होल्ड कर सकती है। ठीक है, अब हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात आती है तो नॉर्मली के इन्फ्लुएंसिंग द लेनीज प्राइवेट एंड डोमेस्टिक लाइफ। तो हिस्टोरिकल इवेंट से जो है लेनी के जो है प्राइवेट और डोमेस्टिक दोनों लाइफ पे जो इम्पैक्ट आ रहा था, जैसे कि आया के जो शूटर्स थे वो अलग अलग उससे थे, अलग अलग रिलीजन से और अलग अलग कम्युनिटी से। और जब बंदी नॉवल जैसे शुरुआत होती है नॉवल की तो वर्ल्ड वॉर सेकंड ओवर हो जाता है। वर्ल्ड वॉर सेकंड ओवर होने के बाद अब जो है इंडिया फिर भी एक ब्रिटिश कॉलोनी कंसिडर की जाती है क्योंकि 1945 में वर्ल्ड वॉर जो है सेकंड ओवर हो जाता है। स्टार्ट होता है 1931 सितंबर ऑफ 1 और ओवर होता है 1945 हिटलर की सुसाइड के साथ। और जो है इसके बाद भी इंडिया स्टिल जो है वो ब्रिटिश की कॉलोनी कंसिडर की जा रही थी, पर वहाँ पे कहीं ना कहीं जिन्ना से एक स्पेशल डिमांड की जा रही थी, यानी जिन्ना स्पेशल डिमांड कर रहे थे ऑफ द टू नेशन थ्योरी की, यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत की। टू नेशन थ्योरी का सिंपल मतलब है दो अलग अलग सेपरेट नेशन, यानी वन इज़ फॉर द इंडिया एंड द सेकंड इज़ फॉर द पाकिस्तान। और ये जो नेशन थ्योरी टू नेशन थ्योरी दी थी किसने दी थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो यानी वो डिमांड कर रहे थे एक सेपरेट पाकिस्तान के लिए। और वहीं पे इंडियन लीडर जैसे महात्मा गांधी जो कि वो नहीं चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान जो अलग हो, पर मोहम्मद अली जिन्ना वहीं दूसरी तरफ ये चाह रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान जो एक अलग नेशन फॉर्म हो। गांधी ने विजिट किया लाहौर और जो लेनी गेट्स द चांस टू मीट हिम, तो लेनी को मौका मिला कि वो उनसे मिले। ठीक है, मिलने का लाइक द एडल्ट शी बिगिंस टू वंडर व्हाट विल हैपन टू इंडिया व्हेन द ब्रिटिश लीव। तो वो भी जानने की वो काफ़ी इच्छुक थे कि क्या होगा जब अंग्रेज चले जाएंगे, उसके बाद इंडिया किस तरह से क्या होगा, कि मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों एक एक अलग से अलग अलग नेशन बनेंगे, ये दोनों मिल के रहेंगे। देर इज़ टॉक ऑफ दिस सेपरेट मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री की एक अलग से डिमांड चल रही थी और वही ये टू नेशन थ्योरी जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये डिमांड 1940 में और बहुत शुरुआत इसकी बहुत अच्छी चल रही थी। 1940 में इस चीज़ ने और इस डिमांड ने और जोर पकड़ लिया कि एक सेपरेट नेशन बनेगा, क्योंकि जिन्ना उस समय लगे हुए थे कि एक अलग नेशन चाहिए, दैट इज़ द पाकिस्तान। और 1947 में वो देखने को मिला विद माउंटबेटन, जिन्ना और नेहरू एक तरफ, और इन तीनों ने मिलके माउंटबेटन ने डिज़ाइन करा एंड पाकिस्तान एक अलग नेशन हो गया एंड दैट इज़। और जो दूसरी तरफ जो है हमें वो इंडिया को देखने को मिला। जो नावल की शुरुआत होती है हिंदू मुस्लिम सिख, इसमें सब दिखा रखे हैं कि एक साथ रहने बहुत शांति से, पर 1948 में, यानी नावल की शुरुआत होती है 1943 में और 1948 का सिनेरियो दिखाया। फिर यही लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, खून के प्यासे हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह का सीन दिखा रखा है इसमें। अब यहाँ से आगे देखना है, देखो लेनी बिगिंस टू बेटर अंडरस्टैंड। लेनी जो है अलग उनको रिलेशन को समझ रही थी। वो ये देख रही थी कि जो मुस्लिम है, चाहे सिख हो चाहे पारसी, वो आपस में मिल के रहते, क्योंकि जो लेनी का जो खुद का फैमिली का जो कुक है वो मुस्लिम है, क्योंकि नाम क्या है इमाम दीन, इसी से आपको पता चल सकता है। अब वो सब प्लान करते हैं, यानी लेनी की फैमिली की एक बड़ी फैमिली, उनके जो कुछ फैमिली के मेम्बर्स जो हैं वो कहाँ रह रहे हैं? लाहौर। तो लाहौर से 40 मील दूर यानी पीर पिंडो वहाँ। तो यानी अब ये जो है लेनी लाहौर से कहाँ जा रही है? पीर पिंडो, और 40 माइल्स जो दूर है लाहौर से पीर पिंडो। अब ये वहाँ जाएंगे। जब वो पीर पिंडो पहुँचती है तो वहाँ वो देखती है कि अलग अलग, यानी सिख, कुछ नेबर उसके सिख है, क्योंकि ये तो क्या है पारसी हैं, कुछ नेबर सिख हैं, कुछ मुस्लिम है, पर सब में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा डर जो है और र्यूमर फैलना शुरू भी हो गया था कि सिख कहीं ना कहीं मुस्लिम पे हमला करने वाले हैं और मुसलमान जो है वो सिख पे करने वाले हैं, और यही कहीं हिंदू भी इन पे करने वाले हमला। पर फिर भी एक दूसरे से कसम में वादे ये खा रहे थे कि हम भड़कावे में, र्यूमर्स में नहीं आएंगे और एक दूसरे की रक्षा करेंगे। पर लाहौर सिटी में सीन बदलने लग गए। लेनी बिगिन सेइंग दैट द पीपल around her the less as individual as more as the people belonging to separate religious communities। अब उनके बीच में भेदभाव होना शुरू हो गया। आया हिंदू थी एंड इज ए फैमिली गार्डनर, वो भी हिंदू था। हरी
तो एक तरफ लिख लो, देखो आया भी हिंदू है और फैमिली का जो गार्डनर है हरी वो भी हिंदू है। इमाम दीन जो है वहीं पे दूसरी तरफ, और यूसुफ जो है वो मुस्लिम है। तो यानी इमाम दीन और यूसुफ जो है वो मुस्लिम है। आइस कैंडी मैन जो है, जो उसका फेवरेट है, वो भी जो है हमारे पास वो भी मुस्लिम है, यानी आइस कैंडी मैन भी क्या है, मुस्लिम। द ज़ू कीपर जो है शेर सिंह, वो सिख है। ये सब आसपास के जो है जो लैनी के आसपास के हैं उनको दिखाया गया है कि कुछ लोग जो है वो सिख हैं, कुछ जो है वो मुस्लिम है, कुछ जो है वो हिंदू है, सब लैनी के आसपास ही है। लैनी बिकम्स मोर एंड मोर अवेयर टू देयर डिफरेंसेस। लैनी अब उनके बारे में और जानने की कोशिश कर रही थी और जानने भी लगी कि इनके बीच में कुछ ना कुछ भेदभाव चला आ रहा है और ये एक दूसरे के दुश्मन बन सकते हैं। When a Sikh political and the religious leader visit the city and threatens the Muslim there, अब एक सिख का पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर, देखो पॉलिटिक कितना बड़ा रोल प्ले करती है। हो तो रहा है डिमार्केशन, हो तो रहा है यहाँ पे जो है वो हिंदू और जो मुस्लिम है वो अलग हो रहे हैं, बट द सिख जैसे जो है अलग अलग लीडर्स जो है वो भड़कावे भाषण देना शुरू कर देते हैं और यही वोट बैंक होता है उनका, वो कंसेप्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। द पीपल स्टार्ट लाइटिंग द फायर्स एंड किलिंग ईच अदर, और जो सिनेरियो पहले था ठीक उससे एंटेगोनिस्टिक, यानी हम बोल सकते हैं अपोजिट सिचुएशन जो है बिल्कुल एंड में देखने को मिल रहा है। लोग अब एक दूसरे को उन्होंने काटना शुरू कर दिया है। सीन देखते हैं, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। इन 1948 द ब्रिटिश ऑफिशियली लीव द इंडिया, वो इंडिया को छोड़ के चले गए अंग्रेज। एंड अप टू द इंडियन पाकिस्तान के ऊपर है। ओवरनाइट द लाहौर बिकेम द पार्ट ऑफ द न्यू नेशन ऑफ पाकिस्तान, लाहौर अब पार्ट बन गया पाकिस्तान का। लेनी इज मोस्टली कंसर्न व्हाट इज हैपनिंग ऑन हर बर्थडे, और इस दिन लेनी का जन्मदिन भी है। एंड देन नो वन इज पेइंग अटेंशन, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसे में कौन देगा ध्यान। येट द पॉलिटिकल सिचुएशन बिगिन टू बी सीरियस, और ज़्यादा हालात बिगड़ने लगे। हिंदू और सिख जो है, हिंदू और जो सिख थे बिगिन टू लिविंग, जो हिंदू और सिख ये पाकिस्तान मान लेते हैं एंड दिस इज़ इंडिया, ठीक है। जो हिंदू और सिख पाकिस्तान में वो निकल के इंडिया में आ रहे हैं, और जो मुसलमान इंडिया में वो पाकिस्तान की तरफ मूव कर रहे हैं। ऑन बोथ साइड्स मैनी ऑफ दिस ग्रुप्स आर फोर्स, तो दोनों तरफ से एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं और थ्रू द वायलेंसेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अदर आर किल वे वाइल दे ट्राइंग टू escape, और कुछ मर रहे हैं। इन 3 months, अब देखो दिस इज़ द फैक्ट है ना, तो सबको ध्यान यहाँ पे देना है अभी, और ये रट्टा लगाना है आपको। ये 3 महीने के अंदर 7 million Muslim and the 5 million Hindus and the 6 are the part of the exchange of population, तो रट्टाफिकेशन के 7 मिलियन मुसलमान और 5 मिलियन हिंदू और सिख जो है वो एक्सचेंज हुए थे। एज अ ग्रुप ऑफ द फाइट लेनी सीज दी फायर्स ब्रेक आउट ऑल ओवर लाहौर, और लाहौर पूरा जलने लग गया, मतलब लड़ाइयाँ और बंदूक गोलियाँ सब चल रही थी वहाँ पे। एंड वन डे अ ट्रेन कम्स, और एक दिन एक ट्रेन आती है कैरिंग द मुस्लिम रिफ्यूजी, जो इंडिया से मुसलमान आए थे उसको लेके एक ट्रेन आती है पाकिस्तान में। और जब वहाँ देखते हैं कि उस ट्रेन के अंदर सारे मुसलमान मर्डर्ड, यानी उन्हें मार रखा होता है और म्यूटिलेटेड और वायलेंस के थ्रू बहुत ज़्यादा उसमें दंगे चल रहे होते हैं ट्रेन में। इस इन रिवेंज, इसका अब प्रतिशोध की जो ज्वाला है वो जलने लग गई, ठीक है, आंखों में किसके जलने लग गई, आइस कैंडी मैन के। अब उसने सोचा मैं बदला लूँगा, किससे, हिंदू से और सिख से। एंड द रोबिंग देयर अबैंडन प्रॉपर्टीज, और उनकी प्रॉपर्टी हम छीनेंगे और मतलब हम लूटना शुरू करेंगे। लेनी सीज दैट इवन फॉर्मर फ्रेंड, जो पहले के जो फ्रेंड थे आया के, जो सूटर्स थे, उसमें चाहे वो मैसियोर हो, मसाज वाला हो, चाहे वो हरी हो, या फिर चाहे वो आया का फेवरेट सूटर जिसे मैसियोर बोलते हैं, या फिर मैसियोर यानी जो मसाज करते हैं बेसिकली, ठीक है, और मैसियोर भी था उसका, आइस कैंडी मैन भी था, सबके बीच में अब अलग अलग जो है वो चलने लगे। अब जो हिंदू है वो अपने हिंदू के कंडीशन से उसके थ्रू देख रहा है, जो मुस्लिम है वो अपने मुस्लिम लेंस के थ्रू देख रहा है, जो सिख है वो अपनी अलग एंगल से, और अब धीरे धीरे इनके बीच में जो है मार काट होनी शुरू हो गई। वट हैपन्स टू इमाम दीन वट हैपन्स टू इमाम दीन्स ग्रेट ग्रैंड सन राना इन द विलेज ऑफ द पीर पिंडो। अब क्या होता है, दी मीन वाइल द एक्शन स्विचेस द पर्सपेक्टिव फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सेक्शन नरेट्स व्हाट हैपेंस टू इमाम दीन का जो ग्रेट ग्रैंडसन है जिसका नाम राणा है, इन द विलेज ऑफ द पीर पिंडो ग्रुप ऑफ द सिख केम एंड मैसेकर्ड एवरीवन इन द विलेज। अब क्या है, वहाँ पीर पिंडो में जो है कुछ सिख लोग आ रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, और यही अब मतलब कि बहुत एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया है, और सिख हिंदुओं को काट रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को काट रहे हैं, कुछ सिख और हिंदू मिलकर मुस्लिम को काट रहे हैं, मुस्लिम उनको काट रहे हैं। अब ये सब होना शुरू हो गया। अच्छा, वो सकते हैं दैट वुमन इज़ वल्नरेबल, जो कि नहीं होना चाहिए बट स्टिल। और राना जो कि है ग्रैंडसन है, उसकी बहुत बुरी हालत होगी क्योंकि इतने ज़्यादा मार काट में उसकी हालत बहुत नाजुक हो गई और ऐसा लग रहा था वो शायद ही जी पाएगा। स्टोरी इतने में क्लाइमेक्स तक पहुंचती है। जो मॉब है वो सेठी के घर के बाहर आ जाती है। सेठी फैमिली यानी लेनी जो है वो सेठी फैमिली से, अब पूरी जो भीड़ है, मॉब का मतलब क्या होता है, जब वही क्राउड गुस्से में आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड द मॉब।
वो पूरी पहुंच गई वहाँ। और इसमें बहुत अजीब बात है कि इसी में देखने को मिलता है हमें कौन, आइस कैंडी मैन, वो इसी ग्रुप में है। तो ये जो फ्लैट से राउंड कैरेक्टर की तरफ शिफ्ट होना, फ्लैट कैरेक्टर का मतलब क्या है, जैसे हमें लग रहा था आइस कैंडी मैन स्टार्टिंग से उसका बेस्ट शूटर था, उससे प्यार करता था, वो एंड तक वैसे ही रहेगा, पर ऐसा नहीं देखने को मिलता है। वो राउंड कैरेक्टर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और अपने बिल्कुल वो बदल लेता है, वो अपने पैतरे वैतरे सब कुछ वो ही ढूंढने आया है। किसको? आया को। उसे पता है आया यहाँ रहती है, ठीक है, वो पूरी भीड़ पहुंची हुई है वहाँ। इमाम दीन आता है बाहर क्योंकि वो मुस्लिम है, वो कहता है नहीं यहाँ पे कोई नहीं है, ये पारसी फैमिली है। फिर वो कहता है कि नहीं, यहाँ पे आया नाम की एक नैनी रहती थी, नैनी यानी एक आया रहती थी, वो तो हिंदू है, वो कहाँ छिपा, वो कहाँ है? वो कहते हैं नहीं ऐसे नहीं है, यहाँ पे वो गई। इतने में जो है आइस कैंडी मैन आता है, वो कहता है नहीं वो यहीं पे है और यही इन्होंने छिपा रखा है, उसे बाहर निकालो। ठीक है, तो ये आइस कैंडी मैन जो है एज एन राउंड कैरेक्टर की तरफ शिफ्ट होता हमें दिखता है यहाँ से। और लैनी का इसमें दिखा रखा है, एक लैनी की जो इसमें आदत दिखा रखी है, वो सच बोलती है और सच का साथ है, पता नहीं है क्यों लिखा है इस तरह से, पर वो सच बोलती है हमेशा। तो वो बोल देती है कि नहीं लैनी हमने अंदर छिपा रखा है, सॉरी लैनी नहीं, हमने आया को अंदर छिपा रखा है, ठीक है। तो वो सच बता देती है, और सच का तो फिर पता ही होगा, अब आया को उठा के ले जाते हैं। बाद में लैनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील करती है और सैडनेस। अच्छा, ये वीक पॉइंट लगता है कहीं ना कहीं कहानी का कि वो सच बोलेगी, ऐसा पता नहीं क्यों है। शी अटेम्प्ट्स टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू द आया इनिशियली हैज नो लक विद, जैसे ही आया चली जाती है उसको फील होता है कि मैंने, मेरे को सच नहीं बोलना चाहिए था, पर फिर भी ऐसे उस कंडीशन में उसने सच बोला। उसके बाद जो है उसके जाने के बाद एक मुस्लिम वुमेन आती है, हमीदा। अब हमीदा जो है नई जो है वो आया के तौर पे काम कर रही है, पर दिमाग लेने का हमेशा आया की तरफ है कि आया के साथ क्या हुआ, मैंने, मेरी वजह से वो फंस गई और मुझे उस दिन सही नहीं बोलना था, सच बोल के मैंने बहुत बड़ी गलती करी। इस तरह का जो रिपेंडेंस और रिग्रेट की जो फीलिंग है वो लेनी के अंदर एज एन सेंट्रल कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा। वन इज़ द लास्ट स्लाइड, ये लास्ट स्लाइड है इस कहानी का, जिसके बाद हमें ये पूरी कहानी जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बाकी कहानी तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है, बहुत ही लिमिटेड कैरेक्टर्स है, और कहानी में ज़्यादातर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 60 to 70% कवरेज ले रही है। बाकी तो प्लॉट की बात करें तो दैट इज़ टोटली हिस्टोरिकल, और स्टोरी भी इसी पे मूव कर रही है, तो बहुत ईजी है इस तरह की कहानी को समझना, जो कि एज एन कंसिडर टैबू माना जाता है, जिसे समाज में सही नहीं माना जाता। ठीक है, वो वाला तो ये टैबू पार्ट का है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड द टैबू। ठीक है, तो लेनी बिगिंस टू हैव ए रोमांटिक इंटरेस्ट, अब लेनी का इंटरेस्ट आने लग गया उसके कज़न पे, हु शी फाइंड्स नाइस। अब लेनी को लग रहा है उसका जो कज़न है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और दोनों जो है एक दूसरे से कस्में वादे खाते हैं कि वो शादी करेंगे। उसका जो कज़न है वो उससे थोड़ा बड़ा है, वो उसको अलग अलग जगह सेक्सुअली टच करता था। लेनी रिजेक्ट करती थी कि अभी नहीं, बाद में करेंगे, फिर दोनों एग्रीमेंट करते कि हम बाद में इस चीज़ को, इस प्लेजर को एंजॉय करेंगे बाद में। इंट्रैक्शन विद द कज़न कंटिन्यू टू टीच अबाउट द सेक्सुअलिटी, और इस इन कज़न से इंटरेक्ट होते होते लेनी ने सेक्सुअलिटी को एज एन प्रैक्टिकल वे से भी समझ लिया, पता नहीं है क्यों ऐड कर रखा है बट स्टिल। ठीक है, तो दिस इज़ द टैबू। और उसके बाद क्या है, वन डे द कज़न आया, अब जो आया है, जो गई है, अब वो एक दिन दिख जाती है। ठीक है, और आया नोटिस में आ जाती है कि दो जो है पतले पतले से मर्दों के बीच में आया जा रही होती है, थैंक टू गॉड मदर सेल्फ। अब गॉड मदर जो है इसमें पावरफुल एज एन कैरेक्टर है, जो कि जिसका बहुत ज़्यादा अच्छा इन्फ्लुएंस था, समाज में अच्छी पकड़ थी उसकी, अच्छी हवा थी, और वो पता कर लेती है कि आया जो है वो रेड लाइट स्ट्रीट में रहती है। रेड लाइट स्ट्रीट मीन सिंपल के अब वो प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है। आइस कैंडी मैन ने कुछ ऐसा किया कि उसे प्रोस्टिट्यूट बना दिया बिफोर मैरिंग हर, उसे शादी करने से पहले उसे पहले प्रोस्टिट्यूट बनाया, एंड मेकिंग हर कन्वर्ट टू इस्लाम, उसके बाद उसे इस्लाम में भी बदल दिया। यानी आया को पहले प्रोस्टिट्यूट में करा, फिर उसके बाद उसे इस्लाम में बदल दिया, नाम बदल के आया का रख दिया मुमताज। फर्स्ट गॉड मदर इन्वाइट्स आइस कैंडी मैन ओवर, तो गॉड मदर को लगा ये असली है जड़, तो इसको बुलाती हूँ, तो उसने आइस कैंडी मैन को बुलाया इधर आ। ठीक है, ही इज़ नाउ ड्रेस एज अ पोइट, उसने पोइट की तरह ड्रेस पहन रखा था, ऐसे करके शेर शायरी और जेंटलमैन बन के कोट पैंट पूरा, है ना, पूरा पोलाइट वे से बोल रहा था ताकि वो पकड़ा ना जाए कि वो एक पिम्प है, दैट इज़ द लॉ। ठीक है, तो गॉड मदर कॉल्स हिम अ पिम्प, वो कहती है कि तू आया को कहाँ लेके गया है, और क्या, तो गॉड मदर उसे वो कहते नहीं, वो कहता है नहीं मैं आया से प्यार करता हूँ। तो गॉड मदर कहती तू प्यार व्यार कुछ नहीं करता, तू एक पिम्प है, यानी तू इदल्ला है, और तू बहुत ही लो स्टेट ऑफ लाइफ से बिलोंग करता है, यानी समाज में बहुत निचले तौर पे रहता है तू, क्योंकि तुम जैसे लोगों की इज्जत नहीं है। गॉड मदर है और जो लैनी है, फिर उसके बाद पता लगाते लगाते आया तक पहुंच जाती है, वो ब्रेथल में होती है साइड में ही,
जहाँ प्रोस्टिट्यूशन जैसे वर्क हो रहे होते हैं वहाँ पहुँच जाती है, वो आया बेग्स टू लीव, वहाँ आया देख लेती है गॉड मदर को और वो हाथ जोड़ के कहती है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे वापस अपने वहाँ जाना है, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं इंडिया जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये इंडिया की थी। इवेंचुअली गॉड मदर कन्विंसेस द पुलिस, वो पुलिस को कन्विंस करती है और आया को वो फ्री करती है और रिकवर करती है फ्रॉम द वुमेन कंसंट्रेशन कैंप से सेठी हाउस, नियर द सेठी हाउस। एंड आइस कैंडी मैन ट्रांसफॉर्म इनटू द रॉन्ग लवर, और इस तरह से पता चलता है आइस कैंडी मैन जो एक वो बहुत गलत लवर था। इस तरह के लोग जो है सिर्फ वो इंसेक्सुअस होते हैं, यानी जो सिर्फ शरीर को लेके जो होते हैं, दरिंदे जो शरीर को लेके प्यास होती है जिनके अंदर। एंड वन डे दी आया फाइनली ट्रांसफर टू इंडिया, और एक दिन आया को इंडिया भेज दिया जाता है। एंड आइस कैंडी मैन स्केप्स अक्रॉस दी बॉर्डर आफ्टर हर, और आइस कैंडी मैन अभी भी पीछे लगा हुआ है कुत्तों की तरह कि भाई ठीक है जाऊँ इसके पीछे पीछे, तो आइस कैंडी मैन उसके पीछे पीछे बॉर्डर क्रॉस करके वो भी इंडिया की तरफ मूव होता है। तो यहाँ पे इस तरह से कहानी एंड होती है और यहाँ देखा गया कि वुमेन को एज एन वल्नरेबल दिखाया गया, इट मीन दैट ईजिली अटैकेबल, और असॉल्ट जो दिखाया गया है वो वुमेन का दिखाया गया है कि वुमेन पे असॉल्ट करना, असॉल्ट का मतलब होता है दैट इज़ बेसिकली अटैक करना, वो बहुत ईजी है। पर वैसे नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब इस नॉवल के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, ठीक है, वैसे तो बहुत मुश्किल है। और वल्नरेबल दिखाया गया, वल्नरेबल का मतलब होता है ईजिली अटैकेबल, यानी जिसको बहुत आसानी से शिकार बनाया जा सके। तो वुमेन को एज एन वीक और मीक, फ्रिजाइल आप बोल दो, या वल्नरेबल या असॉल्ट जैसे एक कैटेगरी में डाला गया है इस नावल के थ्रू। तो फेमिनिस्ट ग्राउंड से इस नावल को देखना बहुत ज़रूरी है। अब हम कंटेंट की तरफ मूव करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी कंटेंट को फटाफट देखते जाना, उनकी हेडिंग भी ज़रूरी है, और उसकी हेडिंग को आप लिख के आ सकते हो पेपर में, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। अब आगे के जितने भी स्लाइड्स हैं, अब मैं फाइनली 16 नंबर स्लाइड पे हूँ, पर 79 तक हमें मूव करना है, तो सभी तरह के क्वेश्चंस जो है हम वो कवर कर लेंगे। अब यहाँ से आप हो जाओ तैयार, ठीक है, कॉपी पेन वगैरह जो भी है वो ले लो, और या फिर आपको स्लाइड पीछे करना पड़ेगा या फिर आगे करना पड़ेगा, जो भी है जैसा भी है, ठीक है। यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट्स आपको जितने भी कंसेप्ट है वो सब मिलेंगे, एक एक लाइन वो भी इंपॉर्टेंट हो। जहाँ जहाँ मैं बोलूँगा आपको ज़्यादा जो है अपने लेंस को होल्ड करके चलना है, जहाँ पे फोकस सबसे ज़्यादा आपको डालना है उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना। तो फर्स्ट स्लाइड आएगी द पार्टीशन एंड द वुमेन, स्टडी ऑफ द बापसी सिद्ध वाज द आइस कैंडी मैन, यानी हम पार्टीशन को पढ़ने वाले बहुत अच्छी अच्छी लाइन से। बापसी सिद्धवा की जो आइस कैंडी मैन इज इन स्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीशन एंड द वुमेन, बहुत खूबसूरत लाइन। इट पोर्ट्रेज द ब्रॉड क्रॉस सेक्शन ऑफ द लाहौर, क्रॉस सेक्शन बहुत अच्छी लाइन, लाहौर सोसाइटी बोथ बिफोर एंड आफ्टर द सिटी बिकेम अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, अच्छी लाइन। द नरेटिव इन द फर्स्ट पर्सन, द नरेटर एंड ऑल्सो द 8-year-old हैंडीकैप पारसी गर्ल, अच्छी, ठीक है। 8 है तो समटाइम कहीं पे 4 year लिखा हुआ है। द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द नॉवल हाईलाइटेड द टू एपिग्राफ थ्रू विच द नॉवलिस्ट एक्सप्रेसेस द earnest desire to work urgently to heal the wounds of partition and to give the words to tragedy। भाई दो एपिग्राफ ऐड कर रखे हैं स्टार्टिंग में, द पेज दैट इज कॉल्ड एपिग्राफ, एक एंड में भी ऐड कर रखा, दिखाया कि किस तरह से वो जो गहरे जख्म जो पड़े हैं पार्टीशन के उनको मिटाना सच में मुश्किल है। तो लाइंस बहुत अच्छी है, इसीलिए मैंने इतने ज़्यादा लाइंस जो है वो ऐड कर रखी है, इसीलिए कह रहा हूँ बार बार ही आपको स्लाइड रोकना है, और जो जो अच्छी अच्छी लाइंस लगे एज इट इज़ आप उसे ध्यान रखो और उसको वैसे ही लिख के आओ। Sidhwa also says that thought with the passage of the time the two communities would forget in this case and heal themselves, के समय के साथ ये दोनों जो है अपने दर्द को भुला देंगे और फिर एक बारी मिलेंगे। दिस इज अगैन दी हाइपोथेटिकल बट स्टिल मेक अ सेंस। आगे चलते हैं अगर हम, दैट शी शोज दैट द डिसीजन ऑफ द पार्टीशन प्लेड एंड हैवोक ऑन द लाइफ ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, कि आम लोगों के दिल में कितनी गहरी चोट पहुंची, कभी ये उन्होंने समझा ही नहीं जिन्होंने सिर्फ एक दिन आके भूल दिया कि नाउ इंडिया एंड द पाकिस्तान बोथ आर द सेपरेट नेशन, अब वो दोनों अलग अलग नेशन है। वो द टाइड विद डेस्टिनी स्पीच हो या बेसिक टू नेशन थ्योरी हो, पर लोग और ह्यूमैनिटी, देखो ह्यूमैनिटी ऑलवेज ओवरलैप दी नेशनैलिटी। ह्यूमैनिटी, इंसानियत कहीं ना कहीं हमेशा, कहीं ना कहीं हमेशा ऊपर आती है देशभक्ति से। द पार्टीशन टॉर्मेंटेड देयर लाइफ, उसकी लाइफ को ख़राब कर दिया कई लोगों की, उनकी आइडेंटिटीज़ को क्रश कर दिया गया। सिटीजनशिप, नेशनैलिटी जैसे कंसेप्ट ने कहीं ना कहीं उन्हें एक ऐसे किनारे पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ से जीना बहुत मुश्किल हो गया था। द नोवेल ओपन्स विद द लाइन ऑफ द फेमस उर्दू पोएट मोहम्मद इकबाल की लाइन से शुरुआत होती है इस पूरे नॉवल की। शैल आई हियर द लैमेंट ऑफ द नाइटिंगेल सबमिसिव लेंडिंग माई एयर, am I rose to suffer its cry in silence year after year? The fire of the verse gives me courage and the bids me no more to be the faint। ये लाइन से शुरू होती है। तो मोहम्मद इकबाल जो कि बहुत फेमस पोइट है, ठीक है, ज़्यादातर पॉलिटिकल सिनेरियो पे ही पोएम लिखते हैं, तो वहाँ उनसे उठाया गया शैल आई हियर द लैमेंट, क्या मैं सुन सकता हूँ उन
दर्द को, ठीक है, सबमिसिव लैंडिंग माई ईयर, क्या उनको मैं कहीं दबा सकता हूँ, दफना सकता हूँ दिल में। आई रोज टू सफ़र इन क्राई इन साइलेंस ईयर आफ्टर ईयर, मैं जिस चिंगाड़ से देश अलग हुआ है, एक ना एक दिन लगता है शांति के उस दौर तक ज़रूर पहुंच जाएगा। ऐसी लाइन से शुरुआत होती है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो मोहम्मद इकबाल के फ्रेज़ अगर आप याद कर सकते हो ये तो बहुत अच्छी बात है। Answer novel with the lines of the Iqbal, तो यही है, that is called the epigraph. The first epigraph वो भी इकबाल का end वाला epigraph that is also belongs to the Iqbal कि give me the wine and the blooms of all the wheels and the wine by which the life secret is revealed, the wine whose essence is eternity and the wine which opens mysteries concealed. ठीक है, lift up the curtain, give me the power to talk and make the sparrow struggle with the hawk. बहुत अच्छी लाइन है, मतलब आपको क्लियर हो ही रहा होगा कि मुझे वो प्याला पिला दो जिससे, और वो पर्दा गिरा दो, यानी मुझे वो प्याला पिला दो जिससे कि मैं इटर्निटी तक मूव कर सकूँ। इटर्निटी मतलब जिसका कोई एंड ना हो। द वाइन विच ओपन द मिस्ट्रीज कंसील्ड, ये वो प्याला पिलाओ जो कि ये जो मिस्ट्रीज है, ये जो चली आ रही हैं, वो सबको कंसील कर दे, और एक तरह से उस पर्दे को हटाओ। वो हमारे बीच में जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो पर्दा डाल रखा है कि वो मुसलमान हैं हम हिंदू हैं, इन सबको हटाओ, क्योंकि एंड में हम दोनों वो पर्दे को हटा के वापस में मिलना चाहते हैं, घुलना चाहते हैं, इस तरह की बात। Those the two epigraph at the beginning and the end of the novel. Sidhwa expresses a desire to work urgently to heal the wounds. कि ये जो जख्म है पार्टीशन केस को कहीं ना कहीं स्मूथ करने के लिए, उसे डिसॉल्व करने के लिए, ये जो है दो एपिग्राफ मोहम्मद इकबाल के दिखते हैं स्टार्टिंग और एंड में। ठीक है, और जो बाकी चीज़ें दैट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि वुमेन के ऊपर हमीदा का नाम तो आना ही आना है और साथ ही साथ आए का नाम भी। अगर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाते हैं तो आए ने होल्ड कर रखा है पूरी कहानी को। और जो फीमेल साइड से लगता है कि स्टिल दैट यू हैव टू होल्ड द वॉइस ऑफ द फीमेल, का ऐसा लगता है कि फीमेल की तरफ जाना चाहिए, फीमेल को होल्ड करना चाहिए, उसकी वॉइस को रेज करना चाहिए, दैट इज़ डिमांडिंग द वॉइस फॉर द फीमेल। तो फीमेल के लिए वॉइस की डिमांड कर रही है कहीं ना कहीं, यानी जब भी इस तरह का कोई भी सिनेरियो होता है, पॉलिटिकल सिनेरियो, या कहीं पे दो देश अलग होते हैं, या कोई भी इस तरह का हैवक लाइक कंडीशन या टर्मोइल या फिर ट्रॉमा क्रिएट होता है, तो वहाँ पे वुमेन जो है वो बहुत जल्दी वल्नरेबल वाली पोजीशन पे शिफ्ट हो जाती है, पहले भी और अभी भी। तो इसीलिए जो है हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक फ्यूचरिस्टिक पॉइंट पे लाके इस कहानी ने हमें छोड़ा है। अच्छा, स्लाइड रोकना और हमीदा के पर्सपेक्टिव से आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि मटेरियल ज़्यादा है ना, तो मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है, तो आप आराम से रोको और यहाँ पे देख सकते हो। ये थीम ऑफ फेमिनिज्म देखेंगे। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है बीच में, दैट इज़ हज़ानत अहमद, यार ये सिर्फ एक मटेरियल मिला था मुझे, ठीक है, तो ना मेरा ऐसा कोई नाम है, ठीक है, ये सिर्फ एक मटेरियल मिला था जिसका मैंने यहाँ पे लगाया है, तो मटेरियल काफ़ी अच्छा लिखा है जिसने भी लिख रखा है। थीम ऑफ फेमिनिज्म का होता है द फेमिनिस्ट मूवमेंट 1960 में शुरू हुई थी, दैट इज़ हैवली इन्फ्लुएंस एंड इग्नाइटेड द लिटरेरी माइंड्स ऑफ साउथ एशिया। बिल्कुल सही, फेमिनिस्ट मूवमेंट 1960s में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के देखने को मिलती है। वापसी सिद्धवा इज़ वन ऑफ द लिटरेरी फिगर, इन्हीं में से वापसी सिद्धवा भी है, जो कि एक आप बोल सकते हो प्रपाउंडर ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट की। हर प्रोटेगनिस्ट इन द आइस कैंडी मैन इज़ अ यंग गर्ल हु एसेंशियली विंस अगेंस्ट द मेल काउंटर पार्ट इन देयर स्ट्रगल एंड सर्वाइवल इन द ऑनर। और हमने देखा कि जैसे इसमें भी एक फीमेल एजेंट दिखा रखी है जो कि एंड तक सर्वाइवल और ऑनर तक, वो एंड तक सरवाइव करी, और ये सच्ची एक दूसरा एंगल है देखने का। बेशक कितना ही जुल्म उठाया गया, पर एंड तक उसने प्रूव करा कि वो कोई ऐसी नहीं थी कि जिसको कि कोई ऐसे ही सब्जुगेट कर दे या ख़त्म करके फेंक दे। द नॉवल इनकम्पासेस द वेरियस फीमेल कैरेक्टर, और अलग अलग टेम्परामेंट के भी है। वापसी सिद्धवा गिव्स द टच अबाउट द रिएक्शन एंड द रिस्पॉन्सेज ऑफ द फीमेल कैरेक्टर, द कैरेक्टर ऑफ लैनी, गॉड मदर, आया। अच्छा, गॉड मदर को पावरफुल दिखाया गया, तो बैलेंस भी किया जा रहा है फीमेल एजेंट रोल को। लैनी है, चाहे वो गॉड मदर हो, चाहे वो आया हो, चाहे वो लेनिस मदर हो, सबके थ्रू। फेमिनिज्म एक कल्चरल और पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जो कि अबाउट द फैक्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द वुमेन, कि किस तरह से वुमेन को ऑप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, उससे इमेंसिपेट होने के लिए, बाहर आज़ादी के लिए, उसके लिए द मूवमेंट दैट इज़ कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट। जो थीम्स क्या क्या होने चाहिए हम बोल सकते हैं, कोई भी राइटिंग जो है फेमिनिस्ट जॉनरा में या फेमिनिस्ट अम्ब्रेला के अंडर आती है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन अगर दिखाई दी जाए, स्टीरियोटाइप थिंकिंग दिखाई जाए, ऑब्जेक्टिफिकेशन, वुमेन को एज एन ऑब्जेक्ट दिखाया जाए, या वुमेन को ऑप्रेसिव दिखाया जाए, पेट्रियार्कल सिस्टम दिखाया जाए, तो हम बोल सकते हैं हाँ ये इज़ एन एक्सलेंट एग्जाम्पल। अब आइस कैंडी मैन को आप उस एंगल उस वे से देख सकते हो।
अच्छा, जो इनमें लाइन देखते हैं, एट ऑन अदर प्लेस व्हेन द गीता आंसर हर हस्बैंड्स ग्रीटिंग शोज द हस्बैंड इज ट्रेडिशनल वर्शिप लाइक द गॉड और द मास्टर हेट्रो। जो सब ये देखो लाइन्स है, अगर आप इसमें देखते हो, जैसे बाप से सिद्धवा ऑल्सो थ्रोज लाइट ऑन द अर्ली मैरिज अब्यूसेस इन दिस सोसाइटी बाय डिस्क्राइबिंग मैरिज ऑफ द पप्पू। ये कुछ कुछ लाइन से दिखा रखा है कि किस तरह से फीमेल को ऑप्रेसिव समझा जाता है, सब्जुगेटिव समझा जाता है। और अगर आपको इसमें से लाइन उठानी तो आप उठा सकते हैं। व्हेन द लैनी मीट्स द वुमेन ऑफ द रानास विलेज वी आर टोल्ड अबाउट द परसेप्शन ऑफ द जेंडर, के जेंडर परसेप्शन के रिगार्डिंग उनकी क्या सोच है। तो लाइन्स उठाओ, रोक के रीड करो, जो लाइन्स अगर याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें देखो, इसमें implicit is suggestive and the unbridgeable emotional rift between the sexes, the violent molesting of the women and the children under the excuses of the communal revenge। ये तो है ही, कॉम्युनल रिवेंज के बेसिस पे किस तरह से मोलेस्ट किया जा रहा है, वुमेन को छेड़ा जा रहा है, उनको लूटा जा रहा है, ये सब दिखाया गया। एंड ऑल्सो लेनी एंड हर गॉड मदर्स इज पैथेटिक वन, वट ए फॉल इन द वुमेन आई आस्क द गॉड मदर एंड द हमीदा वॉज किडनैप्ड बाय द सिख। ठीक है, तो ये कुछ लाइन्स है रिगार्डिंग, अगर आपको प्लेस करना तो आप लिख सकते हो। बाप से सिद्धवा shows in the novel how the women are treated badly in all the fields of the life. In the partition of the Indo-Pak, they were subjected without any sin to destroy the respect and the honor of the Muslim and the Hindus. Very good. ठीक है, they were the raped, killed, burnt, exiled and also the widowed। ठीक है, तो ये बहुत प्यारी लाइन है, तो इंपॉर्टेंट लगा देते हैं इसको। तो आपको इसको जरूर देख के जाना है। फेमिनिस्ट ग्राउंड से ही क्वेश्चन आना है ही और आएगा ही आएगा, तो आपको ये सब लाइन्स जो है वहाँ पे ऐड करनी है। रिलीजियस डिफरेंसेस, अच्छा रिलीजियस डिफरेंस देंगे। The air instead of the getting clear becomes more vitiated and the noisy। Everywhere there is some talk of the India going to be broken। हर जगह ये बात चल रही थी कि इंडिया अब जो है वो टूटने वाला है। The constant reference being made to the Nehru, Jinnah, Gandhi, Tara Singh, Iqbal, Mountbatten and all, and become the spiritual dissimilarity। And I become aware of the religious differences, Imam Deen and the Yusuf turning into the religious jolters and they want the mother they will take Friday afternoon off for the Jummah prayers। ठीक है, प्रेयर्स सॉरी। तो यहाँ दिखा रखा है इस लाइन में कि किस तरह से लेनी जो है सडनली बिकम्स अलर्ट एंड स्पिरिचुअल डिसिमिलैरिटी। लेनी बोलती है यहाँ पे कि किस तरह से वो देख रही है इमाम दीन को, यूसुफ को, कि वो अपनी रिलीजियस उसको लेके कितना ज़्यादा वो जो है वो मूव करते जा रहे हैं। शी नोटिस अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द पीपल। आया स्टार्ट्स विजिटिंग टेम्पल, आया तो टेम्पल जाना शुरू करती है। यूसुफ और इमाम दीन जो है वो फ्राइडे के नमाज को लेके और जुम्मा प्रेयर्स को लेके बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं। और ऐसे शर्मा एंड दी दौलत राम्स एग्जिबिट देयर कास्ट मार्क्स, द कास्ट एंड द रिलीजियस डिफरेंसेस हैव बिकम क्लियर। तो बहुत एग्जैक्ट दिखाती है यहाँ पे कि सब अपने अपने धर्म और जात को लेके जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें मूव कर रहे हैं उसकी तरफ। बस यही है कि कोई ज़्यादा ही उसको अगर बहुत डीप समझ रहा हो और कोई ज़्यादा ही उसकी तरफ अगर मूव करने लग जाए, ठीक है, मूव करने लग जाए या फिर वो फैनेटिक हो जाए, इट मीन्स फैनेटिक। ठीक है, ये टर्म आप ऐड कर सकते हो। फैनेटिक का सिंपल मतलब होता है रिलीजियस और पॉलिटिकल कोई चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा उसके अंदर घुस जाना। ठीक है, तो वो सब हमें इसमें दिखने लग जाता है जैसे जैसे हम कहानी में आगे मूव होते जाते हैं। ये फैनेटिक एसेंस जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, वो एक तरह से एक्सेलरेट होता जाएगा और यही उन्हें एंड में जाके जिहाद जैसे और अलग अलग जैसे कंसेप्ट में उन्हें बदल देगी। इंटर कम्युनिटी मैरिज को यहाँ पे, ठीक है, तो खुश हो जाओ। The Bapsi Sidhwa also throws the light of the relationship between all the communities before partition. All there are the lots of the differences between the religious, cultural, lifestyle differences। अच्छा, बहुत सिंपल है, इसे खुद ही पढ़ लेना। The next is for the communities and the coherence। ये भी आप देख सकते हो कि एटमोसफियर ऑफ द टाउन अलग अलग कम्युनिटीज़ थे, उनके बीच में कितना कुछ मैच हो रहा है, पर एट दी एंड जब हम देखेंगे तो फेनेटिक माइंड हो जाएगा। हर कोई अपने कल्चर और उसको लेके बहुत ज़्यादा फील करना शुरू कर देगा और वहीं से फिर डिस्पैरिटी होने लग जाएगी, वहीं से टर्मोइल और ड्रामा जैसे सारे कंडीशंस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। यार बस देखो, मटेरियल्स देखो आप, ये अप्रोच ऑफ पारसी कम्युनिटी है, देख सकते हो बट नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो देख लो इसे। पारसी बस। The next is the politics and the leaders। In the novel, Sidhwa presents the own opinion and the belief of the personality and the character of Gandhi, Nehru, Jinnah। उनके बारे में बता रखा है। अगर आप हिस्ट्री सही हो और परफेक्ट हो, नहीं तो अगर आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे थे तो पता ही चल गया होगा। जैसे कि जब गांधी जी जो है वो लाहौर आते हैं तो लेनी और उसकी मदर जो है वो गांधी जी को देखने जाती है। तो गांधी एज एन पॉलिटिकल फिगर, इतने पावरफुल फिगर उस टाइम पीरियड पे दिखाया गया कि वो लाहौर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं गांधी जी का यही सपना था कि दोनों जो नेशन है वो एक हो, दैट इज़ कॉल्ड अखंड भारत जैसा, जो कि एक पार्टी का भी कहीं ना कहीं एजेंडा था।
ठीक है, तो वो गांधी जी का था। और बाकी जिन्ना का एक अलग था सेपरेट इलेक्टोरेट 1940s में देखने को मिलता है। डिमांड 1913 में ही उठा दिया था। 1928-29 में इलेक्शंस के थ्रू इंटरनल इलेक्शंस हुए थे जब कांग्रेस में, तो जिन्ना को पिक्चर क्लियर हो गया था कि दो नेशन अलग बनेगा। इसी वजह से टू नेशन थ्योरी जैसे कंसेप्ट को जो है जिन्ना ने अलग से रखना शुरू करा। ठीक है, तो वही सब है इसमें। बाकी यार आपको बस अच्छा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है रेप, और आप इसको लिख भी सकते हो कि वुमेन को वही असॉल्ट दिखाया जाता है, और किस तरह से एनवी, जेलस, मैलिस, रेज, और कभी भी अगर कोई भी वायलेंस हो या कहीं पे भी कुछ हो तो वुमेन जो है वो वल्नरेबल है, जो हम स्टार्टिंग से बात करते आ रहे, तो ये भी बहुत सिंपल है। ये सेम उसका एक्सटेंशन आप देख लेना। अब सेम वर्क को हमें तो यानी फाइनली हम पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म में बेसिकली क्या चीज़ आती है, फर्स्ट थिंग 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ। इसके बाद की जो भी राइटिंग है दैट इज़ द पोस्ट कॉलोनियल फ्रेम में हम इसे कवर करते हैं। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंडर ये राइटिंग जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हमने देखा था कि कैसे प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जिस तरह का हमें बदलाव देखने को मिलता है, तो उसी को हम पोस्ट कॉलोनियल के अंदर डालते हैं। तो जैसे कि वापसी सिद्ध हुआ गई जो नॉवल है दैट इज़ और द आइस कैंडी मैन और द क्रैकिंग इंडिया, इसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया, और या फिर हम बोल सकते हैं दैट आफ्टर द पार्टीशन क्या क्या चेंजेस आए, और किस तरह से देखो काफ़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स। एक तो सबसे पहले अब पार्टीशन के बाद किस तरह का नेशन फॉर्म करना है, डेमोक्रेटिक नेशन फॉर्म करना है या कम्युनिस्ट तरह की गवर्नमेंट हमें उस तरह से फॉर्म करना है, ये क्लियर नहीं था। इसके साथ साथ जो बीच में जिस तरह से वुमेन जो कि ईज़िली वल्नरेबल थी, जो कि खतरे में थी, जैसे कि रेप वगैरह ये सब जो है ये हो रहे थे, जो कंसंट्रेशन कैंप जिसके लिए बनवाया गया था वहाँ पे उल्टा और ये सारे काम हो रहे थे। फिर उसके बाद जो राइट्स चल रहे थे, और उसके साथ साथ जो वॉयलेंस है, और जो हॉलोकॉस्ट हो रखा था रिगार्डिंग टू हिंदू, सिख और मुस्लिम एक दूसरे को काट मार रहे थे। तो इस तरह का जो सिनेरियो है, तो बिल्कुल हम एग्जैक्ट कह सकते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से ये राइटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा मैंने और स्लाइड्स और ऐड कर रखी है, बाकी आप यहाँ पे जो है जो मटेरियल है उसको देख सकते हो नॉर्मली, जैसे कि लैनी ऑब्जर्व एवरीथिंग कीनली ऑन हर वे टू द विलेज। इसके साथ साथ लैनीज एक्शन इन रिस्पॉन्स टू दी म्यूटिलेशन ऑफ द मैन एंड द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द बीइंग स्केयर्ड। तो लैनी का चाहे कंडीशन हो या फिर किस तरह से साइकोलॉजी के थ्रू अगर हम इस राइटिंग को देखते हैं तो बहुत इम्पैक्ट करनी, क्योंकि ट्रॉमा एक दूसरा वे है, हम बोल सकते हैं साइकोलॉजी एंड द ट्रॉमा दोनों सेम चीज़ है। तो ये पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है और जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। इसी तरह से जब ने तो वापसी से वो ऑल्सो शोज द मैनिपुलेशन ऑफ द इंडो पाक सोसाइटी बाय डिस्क्राइबिंग द रिकवरी ऑफ द आया इन द लेनिस हाउस। आइस कैंडी मैन जो है वो मैनिपुलेट करता है लेनी को। मैनिपुलेट सिंपल मतलब क्या होता है, बेवकूफ़ बनाना, तो पता ही होगा आपको एग्जैक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि मैनिपुलेट करता है लेनी को बाय टेलिंग हिम दैट ही इज़ गोइंग टू सेव द आया फ्रॉम द ब्रूटैलिटी ऑफ द मुस्लिम, कि किस तरह से वो आया को मुस्लिम से बचाएगा। बाद में देखा कि प्रोस्टिट्यूशन जैसे ही गंदे लाइन में उसको धकेल देता है। उसके बाद खुद तो वो ड्रेस्ड हो जाता है, बट सैन खुद तो वो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेता है कि जैसे कि जेंटलमैन वाली लुक दे, पर एट दी एंड वो होता क्या है, पिंप होता है। ठीक है, दैट पिंप मीन सिंपली कि अनिदल्ला। तो मैनिपुलेशन जो है वो एक एज एन सेंट्रल थीम है इसमें, कि किस तरह से मैनिपुलेशन हर फेज़ में देखा गया है हमें यहाँ पे, और एट दी एंड जो है मैनिपुलेशन बहुत एक लेवल ऊपर तक पहुँच जाता है, एक ज़ेनिथ लेवल पे देखने को मिलता है। और इसी मैनिपुलेशन की वजह से जो है हमारा फ्लैट कैरेक्टर जो है किस तरह से राउंड में ट्विस्ट होना शुरू कर देता है। यानी जो सेंट्रल कैरेक्टर है दैट इज़ द आइस कैंडी मैन है ना, जो बिल्कुल सेंट्रल कैरेक्टर है, और यही जो है वो फ्लैट से राउंड की तरफ शिफ्ट होने लग जाता है मैनिपुलेशन थीम की वजह से ही। द नेक्स्ट इज ऑल दी नॉवेल्स दैट आर रिटन इन द बैकड्रॉप ऑफ द पार्टीशन, जिसमें कि ये बात तो होती है नॉर्मली कि यानी किस तरह से सेंस ऑफ लॉस कि जहाँ से तुम आए हो, और जो अपने घर को छोड़ के कुछ इधर आए थे, कुछ इधर वाले जो है वो दूसरी तरफ गए थे। तो ये जो माइग्रेशन है, और एक जगह से जो दूसरी जगह ये जो मूवमेंट है, पर ये फोर्सफुल माइग्रेशन है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द नेशनैलिटी, या फिर हम बोल सकते हैं ड्यू टू द रिलीजन, ठीक है, या ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो ये इस तरह की जो चीज़ होती है दैट ऑल्सो लीड्स टू द सेंस ऑफ द लॉस, और ये जो है कि हम अपने होमलैंड को याद करते हैं, एक अपनी तरह के अपने नेशन को याद करते हैं, ये एक नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। वो सेंस इसमें देखने को मिलता है जो कि इस राइटिंग को एक साइकोलॉजी फ्रेम में एक परफेक्ट बनाती है, कि हम बोल सकते हैं कि मास्टरपीस है इन द फील्ड ऑफ द साइकोलॉजी। मास्टरपीस इन सेंस के ये ट्रॉमा है, ये ऐसा नहीं है कि एक गुड मेमोरी है ना, ये एक बेकार मेमोरी है, बैड मेमोरी है, जो कि एक तरह का ट्रोमेटिक लाइक कंडीशन लेके आती है, क्योंकि वो दीवारें, वो
वो धरती, उसको हर कोई जो है एक तरह के नॉस्टैल्जिक वे से जो है वो लीड करता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं सेंस ऑफ लॉस एंड डिसलोकेशन भी इसका पार्ट है। जैसे यहाँ पे हिंदूज मूव टुवर्ड्स द हिंदूज इन द अमृतसर एंड द मुस्लिम टुवर्ड्स द लाहौर टू जॉइन देयर रिलीजियस ब्रदर। द मुस्लिम ऑफ द रिफ्यूजेस फ्लड लाहौर एंड द पंजाब वेस्ट ऑफ लाहौर विद इन द 3 months 7 million इन द मुस्लिम। मैंने बोला था फैक्ट्स याद भी करवाया था, वो आपको याद रखना है एज इट इज़। ये जो लाइन है दैट इज़ द पेज नंबर 163। अगर आप रियल ओरिजिनल लेवल में अगर आप देखोगे जाके तो पेज नंबर 163 में जो लाइन लिखी हुई है, इससे पता चलता है कि सेंस ऑफ लॉस और डिसलोकेशन कितना ज़्यादा मास लेवल पे हुआ है। द नेक्स्ट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द, ये जो स्लाइड सेम सेम ऐड कर रखे ताकि लाइंस आपको मिल सके, आप अच्छी तरह से लिख के आ सको आंसर राइटिंग में, ठीक है। उसीलिए इतने ज़्यादा लाइंस जो है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है। अब जैसे हम स्टार्टिंग में देखते हैं द इम्पैक्ट, जैसे हेडिंग देखा द इम्पैक्ट ऑफ द पार्टीशन एज रिवील्ड बाय द वापसी सिद्धवास ऑफ द आइस कैंडी मैन। तो अगर हिरार्की ऑफ द ह्यूमन वैल्यूज़ देखते हैं और एस्थेटिक वैल्यूज़ देखते हैं तो होल्ड ए पेक्यूलियर पोजीशन, हम बोल सकते हैं एक स्ट्रेंज पोजीशन पे राइटिंग लिखी गई है। बहुत ही खूबसूरत लाइन है, एज इट इज़ आप इसे लिख सकते हो एग्जाम में। देयर अपील इज एज ब्रॉड एज ह्यूमैनिटी इटसेल्फ, बहुत अच्छी लाइन। देयर इज नो एज इन द ह्यूमन हिस्ट्री विच has not enjoyed in the cherished the aesthetic value. The role of the aesthetic values has been so great that these value are assigned absolute and the intrinsic principle. Aesthetic value यानी हम जो किस तरह से किस चीज़ को कितनी, aesthetic means क्या होता है, देखो दो वर्ड में कंफ्यूज मत होना है। दिस इज aesthetic और एक होता है एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है कि बाहर के जो ऐशो आराम इस तरह की चीज़ों को छोड़ के, यानी एक तरह सन्यासी वाली लाइफ लीड करना, दैट इज़ कॉल्ड एस्थेटिक। पर ये एस्थेटिक है। एस्थेटिक का मतलब होता है हर चीज़ को वैल्यू देना, खूबसूरत वाली चीज़ों को या फिर आउटर अपीयरेंस को, ऑब्जेक्टिफिकेशन, इवन द सब्जेक्टिव थॉट, सबको एक वैल्यू देना, यानी आउटर अपीयरेंस को ज़्यादा वैल्यू देना, साथ सजावट की तरफ जाना वो। तो एस्थेटिक वैल्यू होती है लाइफ में, हर कोई अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू लेके चलता है कि हर किसी को पता होता है कि हाँ हम इस तरह से जीना है, हमारे ये शौक़ है। पर वो कहीं ना कहीं जो एस्थेटिक वैल्यू है यहाँ पे देखने को मिला था, स्ट्रैंगुलेशन ऑफ एस्थेटिक वैल्यू। स्ट्रैंगुलेशन का मतलब है हमें दिख रहा है कि दम घुट रहा है यहाँ पे किसका, एस्थेटिक वैल्यू का। तो एस्थेटिक वैल्यू का दम घुट रहा है क्योंकि वो अपने एरिया से, अपने होमलैंड से दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये सब ऐसी ऐसी लाइंस जो है वो आप ऐड करके आ सकते हो। तो स्टार्टिंग जैसे देखा द इम्पैक्ट ऑफ द पार्टीशन एज रिवील इन द आइस कैंडी, उसी पूरे फ्रेम रखा है यहाँ पे। तो आप स्लाइड को रोक के यहाँ पे देख लेना। जैसे द पार्टीशन ऑफ इंडिया इज सब कॉन्टिनेंट 1947, जैसे द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज एंड द मैग्नीट्यूड एंड द एम्बिट ऑफ द सेविजरी। तो ये सब दिखा रखा है। जैसे कि 1947 द फ्रीडम केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बट इज इज फ्रैक्चर्ड फॉर्म, बहुत अच्छी अच्छी लाइन्स लिखी हुई है। इसके बाद क्या है यहाँ पे, जैसे कि 12 millions ऑफ द पीपल फ्लैड फ्रॉम देयर होम्स एंड अदर द 100 and the 1000 ऑफ द वुमेन, जो आप देख सकते हो। फाइनली जैसे कि ये द खुशवंत सिंह की द ट्रेन टू पाकिस्तान, द सेम थिंग। ऐसे आतिया हुसैन की द सनलाइट ऑन ए ब्रोकन कॉलम 1961, ये भी बहुत खूबसूरत राइटिंग है, अगेन बेस्ड ऑन दी पार्टीशन। और पार्टीशन के ऊपर इस तरह की, जैसे कि अगर आप बांग्लादेश और इसका इंडिया के रिगार्डिंग अगर वो भी करते हो तो उसके ऊपर भी 1971 पे वहाँ पे अमिताभ घोष ने भी बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग्स लिख रखी है। तो ये सब जो है हिस्टोरिकल बेस पे राइटिंग है। तो फैक्ट्स अच्छे से कर लेना और लाइंस देखो जो इन्होंने ट्विस्ट करके बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है, उसको ही आपको देखना है और वैसे ही एज इट इज़ लिख के आना है। ये से the Lenny, the protagonist, as well as the dwelling of the interesting factors, the mingle as it were, and the picturesque language. This is important again कि लैंग्वेज क्या है, वो पिक्चरेस्क है। यानी ऐसा लग रहा है जब आप इसे पढ़ोगे तो यानी एक पिक्चर, एक फॉर्म एक जनरेट हो रहा है अनकॉन्शियस लेवल में, और वो अनकॉन्शियस जो है कहीं ना कहीं सेंसर को ब्रेक करते हुए नॉस्टैल्जिक एसेंस के थ्रू हमारी कॉन्शियस में सीधा उतर आती है। ये जो कंसेप्ट है, जैसे कि हम ये ब्रेन एज एन समझ लें और माइंड समझ लो, है ना। ब्रेन एक तो बायोलॉजिकल टर्म लगता है पर एज एन माइंड, तो ये जो है दिस इज़ द अनकॉन्शियस फ्रेम जो हमारे दिमाग के अंदर चलता रहता है। दिस इज़ द कॉन्शियस जो हम देखते हैं, बीच में क्या है, दिस इज़ द सेंसर। तो अनकॉन्शियस फ्रेम में जो भी चीज़ होती है वो एज एन पिक्चर या फिर हमारे जो डिज़ायर, जो इच्छाएं वो इसमें होती है। और किसी दिन ये जो है ये सेंसर ये होल्ड करता है ताकि जो अनकॉन्शियस फ्रेम जो है वो कॉन्शियस में डिज़ोल्व ना हो। पर जिस दिन ये बीच वाला ये टूट जाता है तो अनकॉन्शियस सीधा कॉन्शियस में आ जाता है और फिर हम वो चीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात ये है कि वो जो पिक्चरेस्क्यू लैंग्वेज लग रही है, यानी जो अनकॉन्शियस फ्रेम में जो है वो नॉस्टैल्जिक होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कॉन्शियस से अनकॉन्शियस तक मूव कर रहे हैं। क्योंकि जब वो अपनी जगह से, अपनी होमलैंड से मूव हो गए दूसरी जगह, तो वो अपनी होमलैंड को मिस कर रहे हैं यहाँ पे। और वही डायस्पोरा वाली थीम यहाँ पे अटैच्ड है कि तुम अपनी ज़मीन को छोड़ के कहीं और आ रहे हो, फिर तुम अपनी ज़मीन के बारे में लिख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड द डायस्पोरा।
तो वही थीम देखने को मिलता है। तो अनकॉन्शियस से यहाँ पे कॉन्शियस से यहाँ पे अनकॉन्शियस की तरफ जो है वो किसी तरह से मूव किया जा रहा है, और वो अनकॉन्शियस फ्रेम जो दिमाग के अंदर जो पुरानी यादें हैं वो नॉस्टैल्जिक फ्रेम के थ्रू पिक्चर लेके आ रही है, और वो कॉन्शियस में जो है वो चीज़ को मूव करवा रही है। तो इस तरह का ये है। बाकी ऐसे स्लाइड को रोक के आप देख लेना, जो जो इंपॉर्टेंट लाइन लगी उसको नोट कर लेना। ये भी सेम एक्सटेंशन है, बस आपको उसको रोकना है और उसके बाद देख लेना। जैसे लास्ट लाइन देखो, द स्लाइट नर्वसनेस स्टेज amidst the rumor there is much turning of the heads and shifting on the seats and the whispering। बहुत अच्छी लाइन है 39 to 40। अगर आप इसमें देखते हो तो ये बहुत खूबसूरत लाइन है। इस तरह की लाइंस को जो है वो पेपर में लिखना है आपको। ऑलरेडी हमने फेमिनिस्ट ग्राउंड से इसे ट्रेस कर लिया है, दोबारा है क्योंकि मटेरियल चाहिए, तो यहाँ मटेरियल आप देख सकते हो। तो फेमिनिस्ट ग्राउंड से ज़रूर कर लेना। वुमेन एज एन वल्नरेबल, इट मीन्स दैट ईजली अटैकेबल, ये भी करना है। तो यानी विक्टिमाइजेशन ऑफ द वुमेन, ये ज़रूर करके जाना। तो यहाँ पे लाइंस मिल जाएंगी काफ़ी अच्छी, जैसे नाइस कैंडी मैन एप्टली प्रोजेक्ट्स द पारसी परसेप्शन ऑफ द रियलिटी ड्यूरिंग द ट्रबल टाइम्स ऑफ द प्री पार्टीशन डेज। ठीक है, तो ये सब कर लेना। इसी तरह से हम जब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव होते हैं तो ये भी वही है, एक बार इसे देख लेना। जैसे कि द चेंज फ्रॉम द पैटर्न ऑफ द कम्युनल डिस्कॉर्ड टू द रिकन्सिलेशन इज हाउएवर। लाइंस काफ़ी अच्छी है, बार बार मैं एक ही बात यहाँ पे कह रहा हूँ, लाइंस काफ़ी अच्छी है, तो उन सबको आप ज़रूर देख लें। ये जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर है, यानी हर कोई अपनी आइडेंटिटी को लेके ही मूव कर रहा है। और ये आइडेंटिटी का जो कंसेप्ट है, इट मीन तुम कौन से रिलीजन से हो, तुम कौन से कल्चर से हो, यही एंड में जाके फैनेटिक हो जाती है, यानी सर पे चढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ जो है इसमें मार काट जो है वो शुरू हो जाता है। बाकी इसमें जो लाइन्स आप वो देख लेना। लेनी इज़ अंडर द टोटल केयर ऑफ द शांता। अच्छा, ये शांता कौन है? ये शांता आया है, ठीक है। तो आया का नाम शांता है, अगर मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया तो आप यहाँ देख लेना। आया एंड शांता दोनों सेम ही है। बाद में इसका नाम क्या हो जाता है, शांता से हट के इसका नाम क्या हो जाएगा, मुमताज़। ठीक है, तो वो ये आइडेंटिटी के बारे में बता रहेगा। जैसे कोई हिंदुज़म, जैसे इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, सिखिज़म हो गया, जोरास्ट्रियनिज्म हो गए, यानी बेसिकली द पार्शियन। तो हर कोई आइडेंटिटी जैसे कंसेप्ट को, अपनी आइडेंटिटी को सेव करना और साथ ही साथ अपने आइडेंटिटी की तरफ फैनेटिक होते जाना, इसकी वजह से जो है ये डिमार्केशन जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज आइडेंटिटी, इन्हीं के बेसिस पे जो है वो बाद में डिमार्केशन होता है, यानी जो डिवीज़न होता है। जैसे कि दो नेशन में देखने को मिला 1947 में। एक तरफ हमें जो टू नेशन थ्योरी के अगर पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो क्लियर है हमें कि एक तरफ जो इंडिया है और दूसरी तरफ क्या है वो पाकिस्तान। उन्हीं सब अभी और a study of the Parsi perspective in the Bapsi Sidhu was the Ice Candy Man। The novel Ice Candy Man by the Sidhu is remarkable, giving the voice to the Parsi community। ठीक है, तो राइटिंग द मार्जिन्स हम इसे, अगर मेरे को इसके पैरेलली एक वो लिखना हो तो मैं ये बोल सकता हूँ द सबाल्टन पीस ऑफ द राइटिंग भी है ये। ठीक है, मार्जिन यानी जो लोग कम हैं, जो माइनॉरिटी में है, वो लोग लिख रहे हैं। तो ये पोस्ट कॉलोनियल की एक अच्छी बात भी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल में जो माइनॉरिटीज़ हैं, यानी जो सब्जुगेटेड वाले बंदे हैं, यानी पोस्ट कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, देखो जब अगर हम पोस्ट कॉलोनियल फ्रेम में बात करते हैं, जिस टाइम तक कॉलोनाइज थी, जैसे कि ब्रिटेन ने कॉलोनाइज़ कर रखा था, उसके बाद जब कॉलोनाइजेशन जब वो हट गए यानी डीकोलोनाइज हो गए, उसके बाद वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अपने कल्चर को समझा और उसके बारे में डिमांड रखी, और उसके बारे में लोगों को बताना शुरू करा कि क्या क्या जो है सब्जुगेट किया गया, और किन किन चीज़ों को उन्होंने बिल्कुल साइड कर दिया, और किस किस चीज़ में उन्होंने जो है मिलावट करी है, यानी कि उनकी कल्चर को किस लेवल तक पॉल्यूट किया गया। तो जब पोस्ट कॉलोनियल फ्रेम को देखा जाता है तो जो जैसे कि जो माइनॉरिटी है ना, जो बहुत कम लोग थे वो, और जिन जिन को सब्जुगेट किया गया है, जिन्हें दबाया गया है, जिनके कल्चर को स्ट्रैंगुलेट किया गया है, दम घोटा गया, अगर ऐसी राइटिंग आए जो कि ये सारे लोग हैं इनको वॉइस मिलना शुरू हो जाए, दैट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द पोस्ट कॉलोनियलिज्म। हम इसको पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग कहते हैं। क्योंकि सबाल्टन क्या है, सबाल्टन का सिंपल मतलब होता है जो मेन स्ट्रीम से बाहर जो लोग होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सबाल्टन। सबाल्टनिज्म में फ़ीमेल को रखा जाता है, और भी अलग अलग फ्रेम में जो लोगों को, जिनको बेसिक नेसेसिटीज़ एमिनिटीज़ नहीं मिलती किसी समाज में, उसे सबाल्टन बोला जाता है। तो फीमेल एज एन सबाल्टनिज्म हमें इसमें देखने को मिला कि किस तरह से जो आया है अप टू द एंड, हमें देखते हैं कि वो सबाल्टन की थीम में ही है। और ये जो टर्म है ये ग्रामची लेके आए थे, फिर इसके बाद जो है इस टर्म को फेमस किया, वैसे ग्रामची के टाइम पे ये टर्म फेमस हो गया था। स्पेलिंग GRAMSCI, ठीक है, ग्रामची।
और उसके बाद जो है गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक, जिनका एक फ़ेमस वर्क है कैन सबाल्टर्न स्पीक, यानी सबाल्टर्न को क्या हक है बोलने का। तो सबाल्टर्निज़्म यानी मार्जिन अगर लिख रहे हैं तो सबाल्टर्न्स लिख रहे हैं, और मार्जिन और सबाल्टर्न्स अगर लिख रहे हैं तो इसका सिंपल मतलब है दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल फ्रेम ऑफ राइटिंग, जो इसमें देखने को एग्जैक्ट मिलता है हमें। तो बस आपको ये देखना, जो आउट ऑफ स्ट्रीम है यानी जो बाहर वाले जो हैं जिनको सब फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, उन्होंने किस तरह से इसमें लिखा, तो आया को ज़्यादा आप एक्सप्लेन कर सकते हो। साथ ही साथ कि वो लोग जिनके घर परिवार सब छूट गए, यानी वो भी इसमें कहीं न कहीं उस फ्रेम में आ गए। तो बस आपको पोस्ट कॉलोनियल सेंस आएगा, तो पॉलिटिकल सिनेरियो से भी लिखना है, सबाल्टर्निज़्म यानी राइटिंग द मार्जिन, ये मार्जिन वे से राइटिंग लिखी गई है क्योंकि लैनी जो है इसमें पारसी है, और साथ ही साथ जो है उसमें उसे पोलियो भी हो रखा है, और द सेम सीन हमें पता है एग्जैक्ट कि ये रिफ्लेक्शन है लेनी किसका, वापसी से दुआ का। तो ऑटोबायोग्राफिकल सेंस और टच भी इसमें एग्जैक्ट देखने को मिल रहा है। अच्छा, सेम मटेरियल है, ठीक है, एक बार इसे रोक के देख लेना, सेम मटेरियल है, बस इसलिए ऐड कर रखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो लैंग्वेज है उसका वो पता चल सके किस तरह से लिखना है, और कौन कौन सी लाइन्स जो इसमें इंपॉर्टेंट है, एज पर आप इसे कह सकते हो दिस इज़ अ नोट्स। अच्छा, सेम यहाँ पे भी मटेरियल है। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा मटेरियल है, आप यहाँ से ये लाइन लिख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डीलिनिएशन ऑफ द कल्चरल पार्टीशन, ठीक है। तो एज इट इज़ ये लाइन जो है, आपको डीलिनिएट का मतलब क्या होता है ये समझना है। तो यानी जैसे ये जो वर्ड है, ये बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, द डीलिनिएशन। इसका सिंपल मतलब होता है टू डिस्क्राइब और ड्रॉ समथिंग इन ग्रेट डिटेल, यानी कहने का मतलब है टू मार्क द बाउंड्री ऑफ समथिंग, कि किसी की बाउंड्री को आप, जैसे कि दो नेशन है उसके बीच की बाउंड्री को आप बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हो और बहुत सब कुछ एक एक चीज़ परख के आप बता रहे हो, दैट इज़ द डीलिनिएशन। तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है, द डीलिनिएशन ऑफ कल्चरल पार्टीशन भी हुआ है, ये डीलिनिएशन ऑफ हम ये भी कह सकते हैं कि ग्राउंड यानी वो भी हुआ है, ये डीलिनिएशन यहाँ तक कि उनके कस्टम्स और कल्चर इमोशन सब चीज़ का हुआ है। तो वापसी से दुआ इन her novel The Ice Candy Man focuses on the theme of the partition of India along with the several other themes। और भी कई सारे themes रखे हैं, जैसे tragic tales of the uprooting, the wonderful dreams of the Rana and the Aya, enormous vacuity of the lifeless air that fills the street of the Lahore and the betrayal of the human trust। बहुत अच्छी राइटिंग है, ठीक है, लाइंस काफ़ी अच्छी है। दे आर ऑल लिंक विद द पार्टीशन फिनोमिना विच लेफ्ट द परमानेंट स्कार ऑन द मेमोरी ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, ये भी बहुत अच्छी लाइन है। जैसे यहाँ बता रखा है कि एक तरह का एक स्कार छोड़ के गए हैं, एक दाग छोड़ के गए हैं इंडिया की हिस्ट्री पे। दो दे एवरी वन सेम टू बी अफेक्टेड बाई बोथ द पॉलिटिकल एंड द रिलीजियस हॉरर, वेरी फ्यू राइटर्स हैव रिटन अबाउट इट। तो ये जो है ना, जो आपको चाहिए रियल में कि हम अपने आंसर को कहाँ से लिखें, किस तरह से लिखें, कहाँ बेहतर मिलेगा जो हमें लाइंस, ये है वो लाइंस, ठीक है। बिल्कुल आंख बंद करके आप यहाँ से अपने आंसर राइटिंग को स्टार्ट कर सकते हो, और ये पूरा एज इट इज़ जो है यहाँ देख लो कितनी अच्छी तरह से लिखा हुआ है। इवन देयर अपील एज द ब्रॉड एज ह्यूमैनिटी इट्स, इस तरह से आपको अपनी राइटिंग करनी है। जब भी आप इवन जब भी आंसर राइटिंग के लिए जाते हो, इवन फॉर दी अगर मेंस के लिए आप अगर यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम है, और पीसीएस के लिए भी अगर आप इंग्लिश लिटरेचर एज एन लेते हो मेंस के लिए, तो भी वहाँ जो राइटिंग है उसको इस ऑर्डर में ट्विस्ट करके लिखना होता है। शॉर्ट हैं बिल्कुल सेंटेंसेस, और बिल्कुल परफेक्ट है, बैलेंस्ड है। देखो, देयर अपील इज एज ब्रॉड एज द ह्यूमैनिटी इटसेल्फ, देयर इज नो एज इन द ह्यूमन हिस्ट्री विच हैज़ नॉट enjoyed इन द चेरिश एस्थेटिक वैल्यू। तो बिल्कुल बैलेंस्ड, इसी तरह से आपको बैलेंस्ड लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लाइन्स देखो और लिखना सीखो, जो कि सबसे मेन है। जैसे सो विद द फेमिनिस्ट थ्योरी टू एनालाइज दिस नॉवल, द फेमिनिज्म इज अ प्रोग्रेस विच प्लेज अ वेरी मैसिव रोल इन हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द वुमेन। वाओ, है ना, तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट है। इंट्रोडक्शन टू द कल्चरल पार्टीशन, कैसे कल्चरल पार्टीशन है, थीम ऑफ द पाकिस्तानी एंड इंडियन ऑथर, और फैमिलीज जो आपस में टॉर्न हो गई थी, टोडलर्स वर लेफ्ट द ऑर्फन, एंड द कल्चरल पार्टीशन हैज़ बीन द थीम फॉर द मैनी ऑफ द पाकिस्तानी एंड इंडियन ऑथर। कईयों ने लिखा, बट स्टिल दिस राइटिंग इज़ वेरी कोर टू दैट पार्ट, कि बिल्कुल हम बोल सकते हैं इट्स एन हार्ट ऑफ दैट सीन। तो बेशक ये उस तरह के ट्रॉमा लाइक कंडीशन को दिखाती है, पर बिल्कुल ही कोर और बिल्कुल रिफ्लेक्शन है, एक तरह का ट्रांसपेरेंसी मेंटेन्ड है इस राइटिंग में। और लाइन्स आपको चाहिए तो यहाँ से बेहतर लाइन और कहीं नहीं मिलने वाली। यहाँ डीलिनिएशन का मतलब क्या है, या डीलिनिएटेड का मतलब क्या है, तो वही वाली बात है, बस यहाँ पे देखना है किस तरह से लिखना है आपको। दिस इज अगेन द सेम एक्सटेंशन ऑफ दैट पार्ट, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, बस आपको लाइंस चेक करनी है।
ठीक है, यहाँ पे भी सेम। अच्छा, ये है इंसरेक्शन एंड द टर्मोइल। तो बेसिक मीनिंग है इंसरेक्शन का सिंपल मतलब है गवर्नमेंट के अगेंस्ट मूव करना और सिविल अथॉरिटी को वायलेंस करके चैलेंज पे रखना, यानी आप सरकार के अगेंस्ट जो है वो उठ रहे हो वायलेंट मीन्स से, यानी सरकार के अगेंस्ट दंगे वंगे छेड़ दिए, दैट इज़ कॉल्ड इंसरेक्शन। और सेकंड जो हमारे पास है दैट इज़ द टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब क्या होता है, यानी हम एक तरह से जो है डिज़ास्टर्स, यानी कोई बहुत ही ज़्यादा जो हम सरकार के अगेंस्ट उठ रहे हों या फिर हम बहुत ज़्यादा ग्रेट डिस्टर्बेंस और कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हो, दैट इज़ टर्मोइल। तो ये दोनों है इस सीन में। अच्छा, इसमें यहाँ पे कुछ कुछ गलतियाँ हैं, जैसे कि कई कई वर्ड्स जो है आपस में कंबाइन हो रखे हैं, ठीक है, उसे नहीं, बस आपको हेडिंग जरूर देखना है। इंसरेक्शन पार्ट से अगर कुछ आता है तो इतना क्लियर हो कि व्हाट्स मीनिंग ऑफ द इंसरेक्शन, और टर्मोइल के थ्रू भी आता है तो भी, यानी ग्रेट डिस्टर्बेंसेस हो या गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, वो हमें इसमें देखने को मिलता है। जैसे कि कुछ लोग जो हैं, यानी इवन द मुस्लिम जो है इन इंडिया, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए थे, एंड द सेम फॉर द हिंदूज एंड द सिख, जो कुछ पाकिस्तान में थे वो भी इंसरेक्ट कर रहे थे। और ये इंसरेक्शन कहीं ना कहीं जिस वजह से जो है इतना ज़्यादा मार काट जो है इसमें देखने को मिला, ये उसी को समझा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि यानी इंसरेक्शन थीम को ही एक्सप्लेन किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पे कई सारे जो वर्ड्स आपस में अटैच्ड हैं वो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, इस वजह से हो रखा है। बाकी एक बार स्लाइड रोक लेना अगर आपको समझ आ जाए तो, ठीक है। दिस इज़ अगेन द कंक्लूजन। आप कंक्लूजन में भी जाके देख सकते हो कि किस किस तरह से है, ठीक है। बाकी जैसे कि कुछ जगह हैं जैसे म्यूचुअल इंस्योरेक्शन है ना, ये जो दिक्कत आ रही है बीच में, जो कुछ वर्ड्स आपस में जो है इनके बीच में स्पेस नहीं हो पाया, ठीक है। तो बाकी एक बार देख लेना, नहीं तो हेडिंग जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, उसको देख लेना बस। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से फिर दोबारा से सेम, ठीक है। तो इसे फाड़ के बाकी आप स्लाइड को रोक लो और यहाँ पे देख के लिख सकते हो। पर मैंने बोला क्योंकि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से आने के क्वेश्चन चांसेस जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो और स्टार्टिंग का फ्रेम मैंने आपको पकड़ा ही रखा है किस तरह से लिखना है, और इसके साथ साथ फेमिनिस्ट ग्राउंड पे अगर आए तो ये मटेरियल जो है यहाँ से भी देख लेना, और बीच में एक स्लाइड था वहाँ से भी देख सकते हो, स्टार्टिंग में भी एक स्लाइड था वहाँ से भी देख सकते हो आप। इसमें कुछ कीवर्ड्स लिखा हुआ है जैसे वुमेन क्रिएटिव राइटर्स और ट्रेडिशनल रोल, जस्टिस एंड इक्वालिटी, कम्युनल राइट्स, फीमेल सप्रेशन, मार्जिनलाइजेशन, पेट्रियार्कल सोसाइटी, ये सारे जो हैं इसमें आपको मिल जाएंगे। वो फेमिनिस्ट इज़ अ पर्सन, बाकी वही डेफिनेशन समझा रखी है, फेमिनिज्म समझा रखा है, और नॉर्मल सी बात है ये उसी के। ये जो स्लाइड है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो सच में बहुत ही टफ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल क्या है, एक तरह से फ्रेम देखो यहाँ पे, दैट इज़ द बायरनिक हीरो। अगर हम इसके उसको उठाते हैं दैट इज़ आइस कैंडी मैन के, या टाइटल पे लिखना आ जाए तो इसको हम डायरेक्ट बता सकते हैं, यानी डायरेक्टली हम बोल सकते हैं दैट इज़ एन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द बायरोनिक हीरो। ये बायरोनिक हीरो का परफेक्ट एग्जांपल है। तो सबसे पहले बायरोनिक हीरो को समझना पड़ेगा, यानी बायरन, ये तो पता होगा आपको, लॉर्ड बायरन। अगर रोमांटिक एज का रहा हो अपने लिटरेचर का, तो लॉर्ड बायरन एज एन यंगर रोमांटिक है ना, कीट्स करा होगा, बायरन किया होगा, शैली किया होगा। तो जो रोमांटिक एज है जो कि 1805 से लेके, या 1800 से कर सकते हो, या 1700 जो है हमारे पास 98, जब लिरिकल बैलेड आई थी, जैसे कि वर्ड्सवर्थ, और साथ में एस टी कॉलरिज यानी सैमुअल टेलर कॉलरिज जो लेके आए थे। तो यानी रोमांटिक पीरियड में एक फेमस पोइट था दैट इज़ द लॉर्ड बायरन। तो जिस तरह का हीरो वो प्रेजेंट करते थे, यानी बायरन एज एन हीरो, तो बायरन के जो कहानियों में जो रोमांटिक हीरो हुआ करता था दैट इज़ आइस कैंडी मैन। तो आइस कैंडी मैन भी ठीक उसी तरह से है। तो यानी यहाँ पे समझना पड़ेगा कि बायरनिक जो हीरो है वो था किस तरह से, यानी बायरन के ऊपर नाम रखा गया दैट इज़ अ बायरोनिक हीरो। तो यानी वो इस तरह का हीरो हुआ करता था, यानी जिसमें आप बोल सकते हैं कि वो जो मैन होगा वो प्राउड होगा, यानी जो मैन दिखाया जाएगा वो प्राउड होगा। बिल्कुल सेम हमें देखने को मिलता है आइस कैंडी मैन भी। और सिनिकल होगा, यानी टेढ़े दिमाग का होगा। और उसके बाद माइस इन हर्ट, दिल में उसके काफ़ी जो है वो अलग अलग कंसेप्ट, यानी जो दर्द वगैरह है वो दिल में दबा के चलेगा। और एट दी एंड जो है उसका स्ट्रॉन्ग अफेक्शन होगा किसके साथ, टू द हीरोइन। इतना सब होने के बाद भी प्राउड भी होगा, घमंडी भी होगा, टेढ़े दिमाग का भी होगा, पर एट दी एंड जो उसका लव होगा वो किस तरफ शिफ्टेड होगा, यानी हीरोइन के साइड। और इसमें कहानी में देखने को मिलता है जैसे कि एंड में बॉर्डर क्रॉस करके भी वो मूव कर रहा है मुमताज़ के पीछे। बेशक मुमताज़ को उसने स्टार्टिंग में प्रोस्टिट्यूट जैसे लाइन में डाल दिया, पर फिर भी आइस कैंडी मैन जो लास्ट वाला सीन है वो बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ जा रहा है।
तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल बायरोनिक हीरो है, ठीक है। तो बायरोनिक हीरो के साथ साथ पोस्ट कॉलोनियल भी लगाना, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी ये आ रखा क्वेश्चन तो आप अपनी तरफ से भी डाल सकते हो। जो आइस कैंडी मैन का अगर टाइटल पे लिखना है तो ये ज़रूर लिखना, इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल बायरोनिक हीरो। और बायरोनिक हीरो की डेफिनेशन अगर क्लियर करनी हो तो आप गूगल करके वहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। वो बहुत सिंपल है। और पोस्ट कॉलोनियल ज़रूर आगे लिखना है, क्योंकि पोस्ट कॉलोनियल का बायरोनिक हीरो है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल नवाज इन दी वापसी से दुआस आइस कैंडी मैन इनटू द पोस्ट कॉलोनियल, ये दिल नवाज को दिखा रहे हैं, बट आइस कैंडी मैन भी जो है वो बायरोनिक हीरो है, टाइटल पे लिख के आना, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक टर्म उठाना है, ये बायरोनिक हीरो, पोस्ट कॉलोनियल बायरोनिक हीरो, और इसको हम एज एन आइस कैंडी मैन के साथ जो है उसको सेट करेंगे। बाकी दिल नवाज जो है उसको एक बारी और पढ़ लेना अगर है, नहीं तो फिर आप हटा भी सकते हो। बस आपको आइस कैंडी मैन को जरूर दिखाना है एज एन पोस्ट कॉलोनियल बायरोनिक हीरो। अब ये मीन दैट एनिग्मा ऑफ द पार्टीशन डिपिक्टेड इन द आइस कैंडी मैन। तो यानी एनिग्मा का सिंपल मतलब यहाँ पे क्या है कि जो बहुत ही मुश्किल हो समझना, तो समथिंग दैट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, तो वो देखने, या मिस्टीरियस टाइप ऑफ द राइटिंग। तो यहाँ पे पार्टीशन का जो कंडीशन हो सच में एनिग्मेटिक है, इतना इजी तरह से नहीं समझा जा सकता। और वही सब बातें फिर वही सारी कहानी लिख रखी है ट्रेन टू पाकिस्तान वाली, कि भाई एक और राइटिंग भी थी ऐसे। सलमान रश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन जो मैजिकल रियलिज्म का एक परफेक्ट एग्जांपल है, वही सेम अलग अलग वर्क, और उसके थ्रू समझा रहे हैं कि कितना ज़्यादा पार्टीशन एक एनिग्मेटिक सीन था, इतना ईजी नहीं होता हर लेंस के थ्रू, हर नरेटिव के थ्रू उसको समझाया जा सके। इसीलिए ज़्यादातर मल्टी नरेटिव की जगह जो है मेटा नरेटिव को फॉर्म करके उसके थ्रू जो है कहानी को प्रोजेक्ट किया जाता है। और ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि मेटा नरेटिव जो है वो ही जो हिस्ट्री को प्रेजेंट करती है, कि अलग अलग नरेटिव के थ्रू अलग अलग जो इंसान, जैसे हम इसमें लैनी के थ्रू देख रहे हैं, तो ये जो अलग अलग नरेटिव्स होते हैं उसके थ्रू जो ये सेम पार्ट है वो अलग तरह से दिखता है हर बारी। जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो वो अलग अलग लेंस के थ्रू, तो अलग अलग कैरेक्टर के थ्रू और अलग नैरेटिव के थ्रू जो है वो हमेशा अलग अलग लगता है, ठीक है। तो यानी ज़्यादा ही अलग बोल दिया। और सिंपल सी यहाँ पे बात है कि हम उसी के एंगल से देखा जाता है, जैसे कि ये नैरेटिव 1 है, ये नैरेटिव 2 है, ये नैरेटिव 3 है। अब हर अपने डिफरेंट नैरेटिव्स कैरी ऑन कर रहे हैं, यानी हर किसी का अपना एक अलग अंदाज है सेम सिनारियो को देखने का। पर फिर इससे हम एक मेटा नैरेटिव फॉर्म करते हैं, एक सिंगल, एक मेन स्ट्रीम। और ये जो मेन स्ट्रीम है यही प्रोजेक्ट करती है उस हिस्ट्री को, उस टाइम के हिस्ट्री को। तो इसी पे जो है एनिग्मेटिक का मतलब क्या है, जिसका मीनिंग एग्जैक्ट क्लियर ना हो तो वो हो ही जाता है एनिग्मेटिक, क्योंकि कई सारे लेंसेज जो है वो सेम चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हर लेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है, हर किसी का अपना खुद का एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एसेंस होता है। तो सब्जेक्टिफिकेशन जो होता है और कॉन्शियस और अनकॉन्शियस फ्रेम हर किसी का अलग अलग लगता है। इसी वजह से जो है सेम हिस्ट्री हर टाइम पे डिफरेंट लगती है। और फिर जब वो अलग-अलग, जब वो हिस्ट्री का जो सीन देखने को मिलता है हमें, तो वहीं से हम, और वहीं से वो जो टर्म दैट इज़ कॉल्ड एनिग्मेटिक वो इसमें उठा रखा है। बाकी आपको वो जो यहाँ पे लगे लाइंस वो देख लो, और किस तरह से लिखना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। भाई हेडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हेडिंग को उठा के अलग से ही फ्रेम कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। अच्छा, फिर से पोस्ट कॉलोनियल फ्रेम तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे जो मटेरियल्स मिल जाएंगे आपको वहाँ पे पोस्ट कॉलोनियल फ्रेम में क्या क्या ऐड करना है वो देख के स्लाइड को रोकना और देखना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। पर पॉइंट्स में नहीं लिख के आना, लिटरेचर को कभी भी पहले उसमें पॉइंट्स में नहीं लिखते हैं ना, इस तरह से हेडिंग वेडिंग डालना आप, ठीक है। तो आइस कैंडी मैन बाय दिस दुआ उस पब्लिश एज क्रैकिंग इंडिया, वही सारी कहानी दोबारा, द थीम्स एंड द कॉलोनियल लिगेसी, द नॉवल एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द, अच्छा रोक के स्लाइड देख लो, बहुत सेम वही चीज़ है, बार बार ही रिपीट हो रही है। यहाँ पे भी आइडेंटिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट पावर एंड द ऑपरेशन जेंडर एंड द वॉयलेंस, ये सब ऑलरेडी हो चुका है, पर फिर भी लाइन्स की अगर कमी मिले तो यहाँ से नोट कर लेना आप। हाइब्रिडिटी एंड द कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, अगेन हिंदू एंड मुस्लिम दैट मेक्स द हाइब्रिड। तो ठीक है, तो वो ये अलग अलग दो कल्चर का भी मिक्स होके किसी एक के अंदर आ रहा है, कि ना वो पूरी तरह से ओरिजिनल उस तरफ शिफ्ट हो पाए ना वो इस तरफ शिफ्ट हो पाए, तो वो हाइब्रिड कंसेप्ट जो है वो आ गया। और ये जो हाइब्रिड का कंसेप्ट था ये होमी बाबा का था, अगर कभी आपने पढ़ा हो उसमें पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में, अगर आप पढ़ो, या पोस्ट कॉलोनियल बाय आर के नायर, एक बुक है बहुत फेमस, तो उसमें है ये अबाउट दैट हाइब्रिडिटी। तो वहाँ बताया कि अलग अलग कल्चर जब आपस में मिलते हैं तो उससे इंसान और स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उसे इस कल्चर की भी नॉलेज हो जाती है, उस कल्चर की भी नॉलेज हो जाती है, वो एक हाइब्रिड बन जाता है, ठीक है। इस तरह का कंसेप्ट भी है।
ये कैरेक्टर एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल थीम। और ये जो क्रिटिक है यहाँ पे, जैसे क्रिटिसिज्म ऑफ द नेशनल नैरेटिव, एक बार देख लेना एज क्रिटिक का पॉइंट ऑफ व्यू। और इन केस अगर कंक्लूज़न ऐड करना हो तो यहाँ से कंक्लूज़न मिल सकता है। बाकी पीछे और भी जो है वहाँ पे भी कंक्लूज़न है, तो कंक्लूज़न को एज एन हेडिंग बना के नहीं डालना, फिर से दोबारा इसको हटा के नॉर्मल पैराग्राफ के फॉर्म में डालना है, क्योंकि लिटरेचर में दोबारा हेडिंग और पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। और फाइनली यहीं पे हमारा जो ये वर्क है फिनिश होता है। ठीक है, इसके नीचे प्लीज़ कोई वर्क और कैसा लगा, और बाकी अगर ईमेल आईडी ये है, और इसके साथ साथ अगर कोई सा भी रिक्वेस्ट करना हो तो 15 से 20 दिन पहले किया करो, क्योंकि इतना टाइम लग जाता है, क्योंकि मटेरियल्स भी है, फिर उसके साथ वो पूरा नॉवल भी पढ़ना पड़ता है, फिर एक्सप्लेन भी करना होता है और पीडीएफ भी बनाना होता है। बाकी पीडीएफ के चार्जेस लगेंगे, क्योंकि ऊपर जो है भाई चार्जेस तो लेंगे ही वो। और ये फेसबुक आईडी है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। और थैंक यू सभी को, बाकी नीचे कमेंट्स ज़रूर करना।